नमस्कार दोस्तों। तो आज अपना नया बिंदु शुरू हो रहा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारा लर्निंग होता है इसको अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम इस क्लास के अंदर अभी डिस्कस करेंगे आगे। देखो, हमने अधिगम के बारे में देख लिया था कि अनुभव के द्वारा जो भी हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है ना, उसी को अधिगम कहा जाता है। और फिर अधिगम के लर्निंग के कुछ फीचर्स थे वो हमने देखे, अधिगम की जो विशेषताएं थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अधिगम का परिचय अपना हो गया था, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हो गई थी। और अब अगला अपना बिंदु आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, बेसिकली अधिगम को प्रभावित करने वाले दो ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, वातावरण और हेरिडिटी। लेकिन वो एक सीमित दायरा हो गया, हम इसको और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि आजकल एग्जाम्स के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो हम इसको और थोड़ा विस्तार देंगे, व्यापक रूप से पढ़ेंगे। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो। पूरे के पूरे नंबर आपके तभी आएंगे भाई। क्योंकि देखो, आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी टीचिंग एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि बताइए लर्निंग को प्रभावित करने वाला कौन सा इनमें से कारक है, तो वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा, और बने भी हैं, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट ही आपके लिए यहाँ पर ऐड किए हैं। अभी हम इनका हिंदी भी लिखेंगे साथ साथ में, आप चिंता ना करो, सब कुछ समझ में आएगा एक एक पॉइंट। क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि जो भी अपना कंटेंट होता है ना, सारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनआईओएस की किताबें होती हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की किताबें होती हैं। मैं कोई गाइड का कंटेंट आपको कहीं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि गाइड तो अपनी ही चलती है, आपने कईयों के पास में, आपके पास में होगी। तो जो भी अपनी गाइड है, जो आप मान एजुकेशन ऐप से ऑर्डर करते हो या व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर करके मंगवाते हो, उसके अंदर जो मैटर है, जो कंटेंट है, ये आपका सारी जो सरकारी किताबें हैं ना उनका ही कंटेंट है। ठीक है, आपको मार्केट के अंदर जो बुक्स चल रही है ना, जो गाइड चल रही हैं, बुक्स तो खैर सरकारी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो कंटेंट अपनी बुक में है ही, बाकी जो गाइड्स हैं उनका कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अपना जो मैटर है, अपना जो मटेरियल है, कंटेंट है, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा, लाइन टू लाइन बहुत ही शानदार वे में आपको दिखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर मेरा अनुभव है, तो वो भी आपको ज़्यादा मैटर करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हैंड राइटिंग नोट्स हैं सारे के सारे, वो आपको मिलेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ एक बार ये कोर्स कर लो, फिर आपको इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। बस आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लिया करो, फिर उसके बाद में कोई प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। मैं खुद कहता हूँ आपसे, मेरी क्लास लेने के बाद में, चैप्टर खत्म होने के बाद में, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो, आप वन लाइनर पढ़ो। मान एजुकेशन ऐप पे वन लाइनर पीडीएफ है 2500 क्वेश्चंस की, वो ज्वाइन करो, उसको उस पीडीएफ को पढ़ो आप लोग, उससे आपका बढ़िया वाला रिवीजन भी होगा। और अपनी जो प्रैक्टिस की बुक है वो भी आ जाएगी, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में मैंने डाल रखे हैं मान एजुकेशन ऐप पे, उसको भी ज्वाइन कर लो। अगर आप और कहीं से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रैक्टिस करो, उसका और अच्छा फ़ायदा आपको होगा। टेस्ट सीरीज अलग से बना रखी है मैंने साइकोलॉजी की, उसको आप ज्वाइन कर लो। वैसे देखा होगा आपने, आपका जो एग्ज़ाम है, मतलब अगर अपन रीट प्री की बात करें तो रीट प्री वालों के सिद्धांत बहुत कम आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, मतलब कई बार आ जाए, नहीं तो नहीं आते हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया फ़ायदा है। लेकिन मैं सिद्धांत भी आपको करवाऊंगा, हम करेंगे सिद्धांत भी लर्निंग के। बट आपको ज़्यादा जोर किस पे देना है, जो ये इफ़ेक्ट करने वाले कारक हैं, विशेषताएं हैं लर्निंग की, है ना, इन सब चीज़ों के आपको फोकस करना है, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं। क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछता है ना, वो रीजन करके क्वेश्चन पूछता है, मतलब जो कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। लंबे लंबे क्वेश्चन आप देखते हो ना, मतलब आपके अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो बस उन चीज़ों को फोकस करना है। और अगर आपने ये चीज़ें समझ ली ना भाई, तो आपके थर्ड ग्रेड में आप बिल्कुल मात नहीं खाओगे, सेकंड ग्रेड में नहीं खाओगे, फर्स्ट ग्रेड में नहीं खाओगे, सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है आपका दूर हो जाएगा। ना यूपी टेट में, ना सी टेट में, कहीं भी किसी प्रकार का एग्जाम दे लो, आपका ऑलराउंड कोर्स बनने वाला है ये। तो चीज़ें जो पूछी जाती हैं ना, वो समझ पर आधारित होती हैं। आपको समझना है चीज़ों को, बार बार जोर देता हूँ, समझना है। अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, समझ करके ही आपको याद रखना है। रट्टू तोता बिल्कुल भी नहीं बनना है आपको, और ना ही बच्चों को बनाना है। पता है ना आपको, जब मैंने एनईपी पढ़ाया था आपको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी, जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में देखा था, तो उसमें मैंने बताया था कि आप बच्चों को रटाने पर जोर नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपको समझने पे ही जोर देना है। फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपको समझना जरूरी है हर एक चीज़ को। तो देखो, अगर अपन लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो पहला कारक मैंने यहाँ पर लिया है बच्चा। क्या लिया है भाई? बच्चे को लिया है, यानी कि स्टूडेंट को लिया है, विद्यार्थी को लिया है। कि लर्निंग को यानी अधिगम को प्रभावित कौन करता है? अधिगम को प्रभावित करता है जो अधिगम कर रहा होता है। अधिगम कौन कर रहा है इस टाइम में? आप लोग कर रहे हो।
तो आप लोग हो गए बच्चे, बड़े बच्चे, है ना। लेकिन अगर छोटे बच्चे के संदर्भ में बात की जाए तो उनके बारे में बात करेंगे, चाहे बड़े बच्चे हों आप लोग, चाहे छोटे बच्चे हों। बच्चा लर्निंग को प्रभावित करता है, और बच्चा लर्निंग को कैसे प्रभावित करता है उसके कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे कि पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक जो विकास है, जो शारीरिक एवं मानसिक विकास जो है, मानसिक विकास है, हालांकि आपके जो विकास के जो भी डोमेन है, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, जो भी है, ये चारों के चारों फैक्टर बच्चे को प्रभावित करते हैं, बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। अपन एक एक करके पढ़ेंगे, आपको क्या टेंशन है, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए, मान लीजिए अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास अच्छा नहीं है, बच्चे का जो विकास है शारीरिक रूप से सही नहीं हुआ, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित है, किससे ग्रसित है, बीमारी से गुजर रहा है बच्चा किसी बीमारी से, या बच्चे का जो शरीर है ना वो इस प्रकार से डेवलप नहीं हो पाया जो कि अन्य सामान्य बच्चों का हो पाता है, वैसा उसका शरीर डेवलप नहीं हो पाया। जैसे मान लीजिए बच्चे को कोई डिसेबिलिटी होगी, है ना, तो वो बच्चा जब किसी चीज़ की लर्निंग करेगा, किसी भी चीज़ को सीखेगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ, डिसेबिलिटी का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बीमारी के अंदर किसी को बुखार हो गया, मान लीजिए फीवर हो गया, है ना। मान लीजिए आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, है ना, मैं ये नहीं कह रहा आपको बुखार हो जाए, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आप में से किसी को बुखार हो जाए, है ना, बुखार हो गया किसी को, तो बुखार में क्या आपका मन करेगा क्या कि मैं क्लास ले लूँ या मैं यहाँ पर कुछ नई चीज़ सीख लूँ? नहीं मन करेगा ऐसा, क्योंकि जब कोई बच्चा सामान्य होता है, कोई भी स्टूडेंट व्यक्ति सामान्य होता है, तभी उसका मन करता है खाने पीने का, घूमने का, पढ़ने का, इंटरेस्ट तभी बनता है उसका। जब शरीर ठीक नहीं होगा तो क्या मन करेगा, लर्निंग पर मन नहीं करेगा उसका। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास। जब बच्चे का मानसिक विकास ही यहाँ पर ठीक नहीं होगा, ठीक है, यानी कि मानसिक विकास की बात करें तो उसका जो बौद्धिक विकास है उस प्रकार से परिपूर्ण नहीं हुआ होगा, उसकी मेंटल एबिलिटी जो है, वो इंटेलिजेंस जो होती है ना, जो मेंटल एबिलिटी होती है उस प्रकार से विकसित नहीं हुई होगी जैसे बाकी दूसरे बच्चों की हुई है। क्या वो लर्निंग कर पाएगा? मान लीजिए कोई बच्चा जड़ बुद्धि का है ना, कोई बच्चा इडियट है, जड़ बुद्धि का है, तो क्या उसकी जो बुद्धि है या फिर जो उसकी लर्निंग है वो अन्य सामान्य बच्चों की तरह हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, है ना, क्योंकि उसके लर्निंग का जो ग्राफ है ना वो कैसे जाएगा, वो नीचे जाएगा। ठीक है, लर्निंग के ग्राफ ये अपन देखेंगे प्रकार कैसे होते हैं, अपन सब कुछ चीज़ें समझेंगे इसके अंदर, वो पार्ट आगे वाले में देख लेंगे। हालांकि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में भी पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था लर्निंग ग्राफ को लेकर के, अदरवाइज आते नहीं है लर्निंग ग्राफ वाले क्वेश्चंस, एक बार पूछा गया था बट ज़्यादा नहीं आता है, तो फिर भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें कराना मेरा फ़र्ज़ है। क्या पता बाई चांस इस बार एग्ज़ाम के अंदर आ जाए, आप कहीं सर आपने तो मना किया था और क्वेश्चन आ गया, तो मैं तो ऐसी रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ आपसे पूरे में पूरे प्रश्न करके आने हैं अपने को, तो हम कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो अगर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल जो है, जैसे अगर मान लीजिए मतलब जो बुद्धि वाला चैप्टर है उसमें अपन पढ़ते हैं ये चीज़ें, मान लीजिए किसी का 90 से लेकर के 109 तक किसी बच्चे का IQ लेवल है ना, या फिर कोई बच्चा आपकी क्लास के अंदर क्या है, गिफ्टेड है, गिफ्टेड मतलब 140 प्लस है उसका IQ लेवल। भाई कोई बच्चा गिफ्टेड होता है जिसका IQ लेवल 140 प्लस होता है, तो क्या आप इस बच्चे को अन्य सामान्य बच्चों के साथ में रख करके पढ़ाओगे? जो एवरेज बुद्धि वाले, औसत बुद्धि वाले नहीं पढ़ा सकते हैं ना, ये बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं, आपको बीमार कर देंगे वो पढ़ाई में, है ना, बाकी बच्चों से बहुत आगे होते हैं। ये बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे उसके IQ लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर बच्चा कोई जड़ बुद्धि है तो उसके लर्निंग का ग्राफ कम होगा, अगर कोई बच्चा एवरेज है तो उसका एवरेज का ऊपर नीचे कुछ भी होता है, लेकिन अगर गिफ्टेड है तो उसके लर्निंग का ग्राफ जो है वो बढ़ेगा, गिफ्टेड वाले का, क्योंकि उसका मानसिक विकास उच्च होता है। और जो जड़ बुद्धि का होता है उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें से नहीं सीख पाता है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद वो लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, सीखने की तत्परता, सीखने की तत्परता, ये भी एक पॉइंट ऐड करना अपने को इसमें, प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर ही, यानी कि रेडीनेस टू लर्न। देखिए
मैंने कहा आपके अधिगम के अंदर कई सारे सिद्धांत आते हैं, थियरीज आते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं। आज तक ईएल थॉर्नडाइक के बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया है, बाकी ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं पूछा जाता है। इस पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो भी सिर्फ 2-3 बार आया है पिछले कई सालों के पैटर्न में, वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ 2-4 से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों के बारे में नहीं पूछा जाता है। पर ईएल थॉर्नडाइक की अगर बात करते हैं, सीखने के नियम बताए थे उन्होंने, ठीक है, प्राथमिक नियम और गौण नियम। अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, अपन बाद में देख लेंगे इन चीज़ों को, आगे जब देखेंगे, आगे अपना लेसन आएगा उसमें देख लेंगे। सीखने के जो प्राथमिक नियम बताए थे, सीखने का तत्परता का नियम होता है, सीखने का आपका प्रैक्टिस का नियम होता है, जो प्रभाव का नियम होता है, एक आपका अभ्यास का नियम जो होता है ना। तो ये ऐसे 3 मुख्य तरीके से नियम बताए थे उन्होंने। उनका मानना था कि जो ये आपके सामने जो फैक्टर डिमांड कर रहा है कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर है, कि यहाँ पर मुझे सीडीपी सीखनी है, कि यार मेरे को ये अपना एग्ज़ाम पास कराएगी सीडीपी, तो सीखने की तत्परता है आप में, तो आपकी लर्निंग जो है ना उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, मैं यहाँ पे कि सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सीडीपी सीखनी है, मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी सीखनी है ना, गाड़ी चलानी नहीं आती, आप अंदर से रेडी हो गाड़ी सीखने के लिए, चलाने के लिए तत्पर हो आप लोग कि यार गाड़ी चलाना सीखनी है, बेइज्जती होती है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी, लड़कियां तक गाड़ी चलाती है, मैं लड़का होकर गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, है ना, ये तो डूब के मर जाने वाली बात है ना। तो अंदर से मैं क्या हूँ, तत्पर हूँ कि यार मेरे को गाड़ी चलाना सीखना है कैसे भी करके, है ना भाई, कि बस एक बार कोई दोस्त यार गाड़ी दे दे, है ना, और मैं बस घर में गाड़ी आ जाए तो मैं यहाँ पर बस, मैं चाहे रेंट पर जाकर ही चला लूँ, है ना। कार चलाना सीखे, जो गाड़ी चलती रहती है ना सिटी में, कार चलाना सीखे, नंबर होते हैं, बस वहाँ बैठना है एक बार और सीख जाना है बस। तो अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए अंदर से तत्पर होते हो, चाहे आप XYZ कोई भी चीज़ हो, तो आप उस चीज़ को जल्दी सीखोगे। अगर आपका मन ये है कि यार मुझे नहीं सीखनी है, यार घर वालों ने बेफालतू में टीचिंग का कोर्स करा दिया, मेरा मन नहीं है पढ़ने का, अंदर से सीखने के लिए तत्पर आप नहीं हो, तो आपका लर्निंग का जो ग्राफ है ना वो आपका नीचे हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, ठीक है ना। गाड़ी सीखने का मन नहीं है, इतना भी आपका कोई गाड़ी सिखा दे, आप नहीं सीख पाओगे, बार बार ठोकोगे, क्योंकि आपका अंदर से मन ही नहीं है, यार क्या गाड़ी चलाना है यार, कोई टैक्सी वगैरह बुक कर लिया करेंगे, है ना, दूसरों से चलवा लेंगे, मुझे नहीं चलानी यार गाड़ी, ये वाली बात है। अब आपको कितना भी सिखा ले, आप गाड़ी ठोकोगे फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे स्कूटी वाला एग्जाम्पल ले लो आप, है ना, तत्पर हो तो सीख जाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, वही बात है। और अगर आप अंदर से सीखने के लिए तत्पर हो तो पता है आप यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी भी कर जाओगे, है ना, कुछ नया भी कर जाओगे, कुछ और भी शोध कर जाओगे, यहाँ पे रचनात्मक तरीके से आप सीख जाओगे अगर आप किस चीज़ को सीखने के लिए अंदर से तत्पर हो तो। उसके बाद में दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए बताता हूँ यहाँ पे, थॉर्नडाइक का जो अगला जो पॉइंट है अपना, वो है प्रैक्टिस का नियम। अभ्यास की बात करता है थॉर्नडाइक यहाँ पे, किसकी बात करता है, अभ्यास की। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिस मैन से मैन परफेक्ट, कि जो भी व्यक्ति जितनी प्रैक्टिस करेगा ना, जितनी ज़्यादा व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा उतनी ज़्यादा परफेक्ट बनता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आपको कि आप प्रैक्टिस किया करो, बार बार रिवीजन किया करो चीज़ों का, तो आप माहिर बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे उस चीज़ के अंदर। मान लीजिए आप जितनी CDP की प्रैक्टिस करोगे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, क्लासों को बार बार देखोगे, तो आप इसके अंदर मास्टर बन जाओगे, बहुत शानदार आपको नॉलेज हो जाएगा, परफेक्ट आप बन जाओगे इसके अंदर, पूरे के पूरे नंबर आप ले पाओगे। दूसरे सब्जेक्ट में भी आप इसकी बदौलत और भी ज़्यादा नंबर लेकर के आओगे। अगर आप गाड़ी चलाने की जो प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाओगे ना आप, उतना ही ज़्यादा आपको बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाना आएगा, उसको कंट्रोल करना आएगा, किस तरीके से कहाँ पर गाड़ी चलानी है, किस सिचुएशन में किस तरह से गाड़ी को चलाना है, सब कुछ चीज़ें सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन गाड़ी चला ली और गाड़ी आ गई आपको, उससे आप परफेक्ट नहीं बन सकते। हो सकता है आपको हैंडल को सीधे कंट्रोल करना आ गया हो, स्टीयरिंग को गियर बदलना आ गया हो, गियर शिफ्टिंग आ गई हो आपको, है ना, क्लच वगैरह, आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आती हैं। 2-3 दिन से आपका काम नहीं बनेगा। आप जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाओगे ना, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे उसके अंदर काम में। मैं आपको ये चीज़ें कैसे पढ़ा पा रहा हूँ, आज से पहले मैंने कम से कम बाल विकास का जो कोर्स है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, यूट्यूब पर भी मैंने इससे पहले 3-4 बार कोर्स करवा दिया है फ्री में आपको, ठीक है। अब जब मैं अब पढ़ा रहा हूँ नया कोर्स, तो आप जब मेरा पहले का कोर्स देखोगे ना, और उस कोर्स में इस कोर्स में रात दिन का फ़र्क है। क्यों है? क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो हर बार कुछ नया बना रहा हूँ मैं, हर बार कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ, हर बार कुछ रचनात्मक कर रहा हूँ,
हर बार आपको नए सीखने के तरीके बता रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर बार मैंने कुछ नया तरीका अपनाऊँ ताकि आपको और बढ़िया ढंग से समझ में आए। मैं और कुछ रिसर्च करके और उसमें कंटेंट ऐड करता हूँ। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये हो पा रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बार बार में इस सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा उतना ज़्यादा माहिर बन जाऊँगा मैं इसमें, और आप लोगों को उतना ही बढ़िया मैं सिखा पाऊँगा। तो आपको गाड़ी इतनी भयंकर चलानी आ जाएगी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्या पता आप दो टायर पे गाड़ी चला दो, आप गाड़ी को आगे से उठा करके गाड़ी चला दो, आप गाड़ी को जंप करवाना सीख जाओ। अरे ऐसा ही तो है, हंसने वाली बात नहीं है। करते हैं ना, वीडियो नहीं देखते आप लोग? मतलब 2 टायर पे गाड़ी चला देते हैं लोग, पीछे से उठा देते हैं गाड़ी को, आगे से उठा देते हैं, है ना, जंप करवाते हैं बड़े बड़े गाड़ी को, ऐसे पहाड़ों में गाड़ी को चढ़ा देते हैं। कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिस के माध्यम से पॉसिबल है। तो भाई पॉइंट ये था कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ही उसके अंदर जल्दी उतना ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखता जाता है, यानी कि उसका जो लर्निंग का ग्राफ जो है वो भी बढ़ जाएगा आपका। ठीक है ना? बताओ सहमत हो या नहीं हो मेरी इस बात से? आप लोग कमेंट करके बताओ, देखें सही बात है ना। अगला पॉइंट आता है दोस्तों अपने पास में, मैच्योरेशन या परिपक्वता। जो आदमी, मैच्योरेशन कैसे आता है, मैंने आपको समझाया था इस चीज़ को डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, जब अपन ने देखा था कि जो आपके जितना ज़्यादा मेच्योर व्यक्ति होता जाता है उतना ही जल्दी चीज़ों को सीखता जाता है। देखिए जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें, और जब हम लोग अब हैं बड़े हो गए, मैं बड़ा बच्चा हो गया, आप लोग भी बड़े बच्चे हो गए, तो जब छोटे बच्चे अपन थे, या फिर आप लोग बूढ़े बच्चे भी हो गए, मैं तो बूढ़ा बच्चा नहीं हुआ अभी, तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर मेच्योर होते गए, जैसे जैसे मैं मेच्योर यहाँ पर होता गया, आपकी जो अदर जितने भी बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं, मेच्योर होते जाते हैं। मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता उनके अंदर आती जाती है, परिपक्वता उनके अंदर आती जाती है। तो जो भी उनको हर चीज़ सीखना होता है ना, उसके बारे में क्या करते हैं बच्चे, जागरूक होते हैं, जागरूक रहते हैं। ठीक है? तो जो सीखने का जो ग्राफ है ना वो बढ़ता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा मेच्योर होगा उतना ही ज़्यादा उसका जो विकास के चारों आयाम है ना वो उसकी उनका ग्रोथ होता जाएगा, वो विकसित होते जाएंगे, और उतना ही बच्चा जो है वो तीव्र गति से, तेज स्पीड से चीज़ों को सीखता जाएगा। तो मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता जो होती है वो लर्निंग को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है? समझ गए आप लोग इस बात को? एज, एज यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है। अगर मैं आपके सामने एज की बात करूँ तो 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा तो फर्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले स्कूल में जाना शुरू कर देगा। अभी आपके सामने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, जब अपन फाउंडेशनल स्टेज के बारे में पढ़े थे, आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है ना, NEP 2020 वाला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला, तो ज़रूर देख लेना भाई, डाल रखा है मैंने चैनल पे, मान एजुकेशन चैनल पे भी मिल जाएगा वो वीडियो। तो बच्चा है ना 6 साल से पहले भी स्कूल जाना शुरू कर देता है, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, या फिर आप लोग प्री प्राइमरी कुछ कह सकते हो उनको, तो उनके अंदर जाना शुरू कर देता है बच्चा, जिसके अंदर एडमिशन भी होने हो गए हैं। KVS के अंदर भी एडमिशन होने, स्टेट गवर्नमेंट भी इनका कर रही है, और इसकी परमानेंट वैकेंसी भी आपको देखने को ज़रूर जल्दी मिलेगी, तो इसकी भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए भाई। जिन्होंने भी कोर्स किया हुआ है, लड़कियों को ज़्यादा फ़ायदा होता है इसमें। तो ये बात होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, कोई बच्चा यहाँ पे 4 साल का है, कितने साल का है, 4 साल का है, और वो फाउंडेशनल स्टेज के अंदर है, मतलब जिसको अपन कहते हैं LKG UKG, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 साल के बच्चे को 3rd क्लास के जितना काम दे दिया, 4 साल के बच्चे को फर्स्ट क्लास में जो आपका बच्चा है उसके जितना काम दे दिया, मतलब जितनी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं दिया, जितनी उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं दिया गया, तो लर्निंग बढ़ेगी या कम होगी बताओ? तो यहाँ पर लर्निंग का जो ग्राफ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, गिर जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, लर्निंग का ग्राफ जो है गिर जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको काम दोगे, एज के अकॉर्डिंग उसकी गतिविधि करवाओगे आप एज के अकॉर्डिंग, तो आपका लर्निंग का ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर टीचर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है एज को लेकर के। अभी आपका दूसरा फैक्टर भी टीचर आएगा जो अपन बात करेंगे, अभी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो एज भी जो होती है ये लर्निंग को प्रभावित करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। ध्यान रखा, समझ गए? देखो भी मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का एक हार्ड स्टेटमेंट आया था, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं ना उनको क्लास फर्स्ट के अंदर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पता है उसके अंदर पेरेंट्स चीटिंग करते हैं। क्योंकि अब पेरेंट्स इसके अंदर चीटिंग करते हैं। अब देखो यहाँ पर सरकार ने तो सही स्टेप उठाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 साल का जो बच्चा है वो फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेगा,
शिक्षा नीति को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। अब पेरेंट्स इसके अंदर पता है क्या गड़बड़ी करते हैं, जैसे बच्चों का जो आधार कार्ड होता है वो बना दिया, उस आधार कार्ड में गड़बड़ी कर देते हैं, एज यहाँ पर क्या करवा देते हैं, ज़्यादा करवा देते हैं। एज के साथ में यहाँ पे क्या काम करते हैं, मतलब कुछ इधर उधर घालमेल कर दे देते हैं। इस प्रकार से पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा सा नकेल कसने के लिए, ताकि उनके बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल पाए, इस प्रकार के स्टेप उठाए जा रहे हैं। ये हमें यहाँ पर 6 साल के बच्चे को ही क्लास फर्स्ट के अंदर एडमिशन देंगे। अगर आपका बच्चा 6 साल से नीचे का है तो उसको आंगनबाड़ी भेजो, बाल वाटिका भेजो। ये कई सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि अब तो जो आंगनबाड़ी स्कूल हैं, आंगनबाड़ी जो क्लास चलती है, बाल वाटिकाएँ जो चलती हैं, इनके अंदर भी मिड डे मील दिया जाएगा अब, है ना। जैसे शारीरिक विकास की बात करते हैं, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो पीएम पोषण योजना जो चल रही है, पीएम पोषण योजना, इसका पहले मिड डे मील नाम था, अभी पीएम पोषण योजना हो गया है। इस योजना के तहत इस फाउंडेशनल स्टेज पर भी चलती है। बच्चा जब फर्स्ट क्लास से पहले स्कूल में होगा तब भी बच्चों को अभी गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाएगा। ठीक समझ गए आप लोग। तो बच्चे की एज लर्निंग को प्रभावित करती है और एज के अकॉर्डिंग उसको शिक्षण देना यहाँ पर चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है अपना, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को देख लेते हैं, यानी कि रुचि। किसको देख लेते हैं, रुचि। किसी भी चीज़ को पढ़ने में, किसी चीज़ को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं है यार, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज, या फिर आपका मन नहीं है यार आज मेरे को क्लास नहीं लेनी है ना। ये इंटरेस्ट वाली बात हो गई। मुझे मज़ा नहीं आ रहा है सीडी पे पढ़ने में, है ना। मुझे रीड में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो खाने पीने में मज़ा नहीं आ रहा, है ना, मुझे तो नहाने में मज़ा नहीं आ रहा सर्दी में। तो इस कंडीशन में आपका जो लर्निंग का ग्राफ है ना, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को करने में अगर इंटरेस्ट है, क्यूरोसिटी है, जिज्ञासा है आपके मन में किसी चीज़ को करने के लिए, आप किसी चीज़ को करने के लिए तत्पर है ना, तत्परता का पॉइंट बताया था ना, तो आपका जो लर्निंग का ग्राफ है ना वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर रुचि है तो, और रुचि नहीं है तो घट जाएगा कि नहीं यार मेरे को इंटरेस्ट है नहाने का, मैं तो उठते ही नहाने में मज़ा आता है। नहाने में चलो ठीक है मज़ा नहीं आ रहा है, ठंडा पानी है या फिर गर्म पानी है, लेकिन कुछ भी हो रहा है, लेकिन नहाने के बाद में जो फील होता है ना, मतलब इतना पॉजिटिव फील होता है कि अब तो अपना दिन अच्छा जाने वाला है आज तो जो नहाते हैं ना रोज़ सुबह उठ करके, उनको ही पता है इस बात का। जो नहीं नहाते हैं ना, 5-5 7-7 दिन से जो लोग नहाते हैं ना, उनका तो दिन मतलब इतना अच्छा जाता भी नहीं है, क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं होता है, मतलब चिड़चिड़ापन रहता है। तो नहाना ज़रूरी है, नहाया करो। मैं तो भाई देखो उठने से पहले एक चीज़ सोच लेता हूँ, मतलब जब भी उठ रहा होता हूँ भाई नहाना कैसे है अपने को तो नहाना ज़रूरी होता है। मैं सबसे पहला काम नहाने का ही करता हूँ। अब डजन मैटर कि आपको सर्दी लग रही है, देखो सर्दी नहीं लगने के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको सर्दी लग रही है नहाते टाइम में, खैर गर्मियों में तो किसी को नहीं लगेगी, लेकिन अगर सर्दियों में सर्दी लग रही है आपको नहाते टाइम में, तो आप एक काम किया करो, मैं यही स्टेप फॉलो करता हूँ, आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। आप अपना जो मुंह है ना उसको पानी से भर लो, जिस पानी से आप नहाने वाले हो ना उसी पानी से भर लो। और मैं तो कहूँगा आप उस पानी, उस मुंह के, आपके जो मुंह है उसके अंदर ठंडा पानी जो है ना उसको उससे भर लो, ठंडे पानी से आपका मुंह भर लो। और जब तक आप नहीं नहा लेते हो ना, उस पानी को पीना नहीं है, बस आपके मुंह को भर लेना है और उस पैक कर लेना है मुंह को, पीना नहीं है उसको। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपकी जो सांस है ना वो नाक से आएगी, ना कि मुंह से आएगी। आपको पानी को बिल्कुल भी गिराना नहीं है। फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, कितने भी ठंडे पानी से नहा लो आपको सर्दी नहीं लगेगी, पक्का है। कल ही कोशिश करके देख लेना, चाहे आज ही करके देख लो, नहीं लगेगी आपको सर्दी। हाँ, जो ठंडा पानी है, आप ज़्यादा ठंडे पानी से नहा रहे हो ना, तो देखो बॉडी के ऊपर उसका फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन आपको वो उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की सर्दी नहीं लगेगी। अंदर से सर्दी नहीं लगेगी, बार बार चमड़ी पे ठंडा पानी गिरेगा ना वो सर्दी लगेगी, बस अंदर से सर्दी नहीं लगेगी आपको, ऐसे होश उठने वाली सर्दी नहीं लगेगी। तो ये वाला ज़रूर ट्राई किया करो। तो मान लीजिए आपका क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है ना, तो जल्दी क्रिकेट खेलना शुरू कर दोगे। आप लोगों का गाड़ी चलाने में इंटरेस्ट है तो जल्दी गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे। आपको सीडीपी की क्लास लेने में मज़ा आता है क्योंकि इंटरेस्ट है, तो आप लोगे, वेट करोगे क्लास का। तो किसी का खेलने का इंटरेस्ट नहीं है, मान लीजिए किसी ने कहा मुझे पसंद नहीं है क्रिकेट खेलना, मुझे तो फुटबॉल पसंद है, वो फुटबॉल जल्दी सीख जाएगा। समझ गए आप लोग इस बात को। अगला फैक्टर है दोस्तों हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता। अगर हेरिडिटी की अपन बात करते हैं, जैसे मैंने कहा हेरिडिटी ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, इस चैप्टर के बारे में डेवलपमेंट में पढ़ा दिया था, और हेरिडिटी एनवायरनमेंट वाले के अंदर डिबेट में भी मैंने बता दिया था। आई होप आपने सबने देख ली होगी, वो क्लास कंप्लीट हो गई होगी। तो जीन्स जो होते हैं हमारे, जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी आपके चलते जाते हैं, वो आपकी हेरिडिटी होती है। तो कोई जीन्स ऐसे हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, मान लीजिए किसी का पिताजी भी मोटा है और दादा भी मोटा है, बच्चे भी मोटे हैं, है ना। तो मोटापे की वजह से बच्चा अपनी शारीरिक क्रियाएं ऐसे ऐसे नहीं कर पाता है, उस मोटापे की वजह से बच्चा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है किसी चीज़ को सीखने के लिए।
उस मोटापे की वजह से जो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ में उसका मानसिक विकास भी सही से नहीं हो पाता है, उसका सामाजिक विकास भी सही नहीं हो पा रहा। दोस्त यार उसको चिढ़ाते हैं कि यार ये क्या शरीर कर रखा है ना। इमोशनल डेवलपमेंट उसका संवेगात्मक विकास से प्रभावित होता है, वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे के जो इमोशंस है वो बिगाड़ देते हैं। मोटापा जो है वो इमोशन बल्ले बल्ले के इमोशन बिगाड़ देता है ना, मोटो मोटो कह करके। तो जो ये हेरिडिटी होती है ये आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार के जीन्स हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, लेकिन हेरिडिटी के अंदर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब जो है उसमें क्या ही कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा मोटू है तो हम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, है ना भाई। एनवायरनमेंट तो दे सकते हैं। मान लीजिए उसकी अच्छी डाइटिंग वाइटिंग करवाई, डाइट चालू करी अच्छी वाली, और उसकी बॉडी को शेप में लेकर के आ गए। लेकिन मान लीजिए कोई जीन्स ऐसा आ गया जिसका इलाज ही पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं ज़्यादातर देखता हूँ हमारी फैमिली के अंदर भी है एक, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी का कान बहता है ना, तो किसी के उसके बारे में बताया गया है कि आपके दादा का भी कान बहता था और आपके पापा का भी कान बहता था। तो देखिए इसको ठीक तो किया जा सकता है सही एनवायरनमेंट दे करके, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि आनुवंशिकता का फर्क पड़ रहा है तो इसके लर्निंग को प्रभावित करेगा ये, है ना भाई। तो कान बह रहा है, उसकी सुनने की क्षमता उस प्रकार से नहीं हो पाएगी जितना सामान्य बच्चे की तरह हो पाएगी। सुनने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है, देखने को मिलती है। तो आजकल तो बहुत ट्रीटमेंट आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर सुधार भी पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ऐसा फैक्टर आ गया, जो जीन्स कोई ऐसा आ गया जो ट्रांसफ़र हो गया जिसका समाधान ही अभी तक नहीं हुआ है, तो लर्निंग को वो प्रभावित करता है। ठीक, अगला है लर्निंग मेथड्स जो हैं उनके बारे में बात करें। लर्निंग मेथड्स, तो जो लर्निंग मेथड्स हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों की सीखने के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। ऐसे मान लीजिए आप बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। तो लर्निंग मेथड्स जो हैं बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है, और यहाँ पे टीचर का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि किस प्रकार से उनको ऐसे मेथड बताए जो उनके अनुरूप हो। बच्चा यहाँ पर अलग अलग प्रकार से सीखे, अलग अलग प्रकार से सीखेगा तो बढ़िया तरीके से लर्निंग कर पाएगा बच्चा, है ना। अरे यार ये सर तो मुझे ऐसे ऐसे बता रहे हैं पीपीटी के माध्यम से, और मुझे पीपीटी में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे सर जो लिख करके बता रहे हैं ना उनसे सीखूंगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे नहीं सर लिखने में मज़ा नहीं आ रहा, सर पीपीटी से जो समझ में आ रहा है इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो आपने कभी एक बार नोटिस किया है, मैं आपको पीपीटी और लिखना दोनों के माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो दोनों में से कुछ भी करा सकता हूँ। हाथ से लिख करके भी मैं पूरी क्लास बता सकता हूँ और पीपीटी के माध्यम से पूरी क्लास लिख कर बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो जो चीज़ बता रहा हूँ आपको केवल पॉइंट पॉइंट ही तो लिखे हुए हैं आपके सामने। कभी नोट्स से पढ़ा देता हूँ कोई वाली क्लास तो उसके अंदर पीपीटी वाला यूज हो गया, वो नोट्स जो पढ़ाता हूँ वो जो आप बुक मंगाते हो घर पे उससे पढ़ा देता हूँ। कई पॉइंट मुझे अच्छा लगता है कि आज अपन बुक से पढ़ा देते हैं तो बुक से पढ़ा देता हूँ। कई बार मुझे लगता है पॉइंट से आपको पूरा का पूरा समझाऊँ तो वो मैं कर देता हूँ अलग से पॉइंट लिख करके बुक के अलावा। लेकिन आप में से ही बच्चे होते हैं जिनको क्या काम करते हैं, यहाँ पे अलग अलग मेथड चाहिए होते हैं। किसी को पीपीटी से, तो सीखने का जो लर्निंग के अलग अलग मेथड चाहिए होते हैं। कुछ कहते हैं पीपीटी पे बढ़िया आता है, कुछ कहते हैं हाथ से लिखा हुआ बढ़िया समझ में आता है। अब एक टीचर के सामने बड़ी गहरी समस्या है, करे तो क्या करे, खासकर ऑनलाइन में तो ज़्यादा समस्या आ जाती है। इस समस्या को बहुत साल पहले ऑब्जर्व कर लिया था मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूँ इन चीज़ों को, कि मैं टीचिंग का जो मेथड है उसको सुधारता रहता हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। कोई बच्चा कह रहा है मेरे को कि सर आप इस चीज़ को ऐसे कर लीजिए, इस चीज़ को ऐसे करोगे तो और बेहतर होगा, तो मैं उसके ऊपर अमल करता हूँ, उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मेरे टीचिंग स्टाइल के अंदर। और ये करना चाहिए एक टीचर को। अगर आप टीचर हैं आप बताया करो, आपको जैसा भी लगता है ना, मैं इससे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। अगर आप मेरी कमियाँ मेरे को बता रहे हैं तो मैं इससे नाराज़ क्यों होऊंगा भाई, मेरी मति मारी गई है जो मैं नाराज़ होऊंगा कि कोई मेरी कमी बता रहा है। वो तो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक भगवान के रूप में है वो व्यक्ति तो मेरे लिए, जो मेरी कमी बता रहा है मेरे को, क्योंकि उससे तो मेरी कमी मेरे को पता लगेगी तो मैं ग्रोथ करूँगा, मैं और ज़्यादा अच्छा स्टाइल बना पाऊँगा अपना टीचिंग का, और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा। तो कमी तो कौन बताता है, जो अपना हित चाहता है वो। और कमी बताने पर नाराज़ कौन होता है, बेवकूफ़ होता है वो। तो मैं इसके ऊपर पूरा विश्लेषण करता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, फिर मैं उसको अप्लाई कर लेता हूँ। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो भी कोई ज्ञान दे दे, मान लीजिए कि सर आप ऐसे मत पढ़ाया करो ऐसे पढ़ाओ, तो कई टीचर क्या करते हैं, अरे तू कौन होता है मेरे को समझाने वाला, तू बड़ा, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तेरे को, वो कम है, वो तो ज्ञान और दे रहा है, कैसे पढ़ाना है क्या करना है वो मेरे को पता है कैसे पढ़ाना है। ऐसे बोल देते हैं कई सारे टीचर जो होते हैं वो। बट मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं तो सोचता हूँ यार वास्तव में कुछ हो सकता है, तो मैं और 2-4 लोगों से डिस्कस करता हूँ कि यार ये कमी है क्या, एक बार जब बड़ा बताओ, देखे किसी ने बोला है कि सर ऐसा होना चाहिए, तो अगर कोई बता देता है जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू, तो उसमें सुधार हो जाता है।
क्योंकि बच्चों के जो लर्निंग मेथड्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार होते हैं, सीखने के तरीके जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये वाली बात है। तो अपने पॉइंट ले लेते हैं। देखो अलग अलग प्रकार की लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। देखो यहाँ पे कोई बच्चे क्या करते हैं, देख करके सीखते हैं। कोई बच्चा क्या करता है, कोई बच्चा किसी चीज़ को देख करके सीखता है ना, देख करके सीखता है। कोई बच्चा किसी चीज़ को सुनकर सीखता है, सुनकर के सीखता है, सुनकर सीखता है। कोई बच्चा जो है वो यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है, यानी कि स्वयं करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है। ठीक है, तो सीखने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अपने अपने सीखने के तरीके होते हैं अलग अलग अपने अपने। जैसे कि एग्जांपल दूँ, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको एकांत में पढ़ना पसंद होता है, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, चुपचाप, चाहे वो लाइब्रेरी में चले जाएं या अदरवाइज अपने घर के अंदर कोई ऐसा रूम बना होगा जहाँ पर बिल्कुल चुपचाप पढ़ते हैं, कोई शोर शराबा ना हो, एकांत वाली जगह पसंद होती है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो पढ़ते हुए भी गाने चालू कर देंगे, गाना चलता रहेगा और पढ़ते रहेंगे, घर में बात करते रहेंगे, वो पढ़ते रहेंगे। कुछ आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, कभी ट्रेन वगैरह के अंदर आप जाओगे, मेट्रो वगैरह के अंदर, बसों के अंदर, तो ऐसे पढ़ते रहते हैं। देखे होंगे आपने ऐसे कई कलाकार देखे होंगे, ऐसे किताब रहती है और मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर या बस के अंदर पढ़ते जा रहे हैं। पता चला पीछे जो है जो पर्स निकाल लिया उसका पीछे से, तो भी पता नहीं लग रहा है, इतने मतलब गहराई में चले जाते हैं शोर शराबे में भी, कि जिसको जैसा मन करे वहाँ पर पढ़ना चाहिए, जैसे पढ़ाई में मन करे वहाँ पर पढ़ना चाहिए उसको। देखो मेरे को काफ़ी अनुभव हो गया है, 6-7 साल का अनुभव हो गया है पढ़ाने का। तो मैंने कई सारे ऐसे धुरंधर देखे हैं जो ऐसे धरती को एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से जस्ट पहले ऐसे धरती को चीर फाड़ते हुए आते हैं, चीर करके फाड़ करके आ जाएंगे धरती के अंदर से और पूछेंगे सर रीट का सिलेबस क्या है, सर सेकंड ग्रेड का सिलेबस क्या है, सर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस क्या है। एग्ज़ाम के पहले दिन पूछेंगे, मतलब एग्ज़ाम क्रैक है उनकी, इस तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है। और फिर बोलेंगे सर तरीका बताओ, जल्दी से जल्दी सर तरीका बताओ, कल तो एग्ज़ाम ही है, जल्दी से जल्दी पास करना है इस एग्ज़ाम को। अरे भाई सर के पास तुम आए हो, सिलेबस आज पूछ रहे हो, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, इतना विस्तृत सिलेबस है, व्यापक सिलेबस है। अगर सर के पास में ऐसा कोई मेथड होता है कि पहले दिन मैं आपको बता दूं और दूसरे दिन एग्ज़ाम दे करके आ जाओ, नौकरी लग जाओगे, तो सर पूरे साल क्या अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं यहाँ पे? आप लोगों को रोज़ क्लास देते हैं, पढ़ाते हैं, अपना माथा ख़राब करते हैं। अगर ऐसा कोई मेथड होता तो सर आपसे 2 लाख रुपए लेकर के काम नहीं बना लेते अपना, कि भाई उस दिन एग्ज़ाम से पहले दिन सब लोग आ जाना, 2-2 लाख रुपए ले आना, मैं आपको मेथड बता दूंगा, इससे आप लोग तैयारी कर लेना, एक दिन में रात में पढ़ करके पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। तो अब ऐसा बोलना पड़ता है ना कि भाई जहाँ से निकला है ना वहीं से वापस चले जाओ, जिस धरती को चीर फाड़ के तुम आए हो वापस से चले जाओ। कुछ 1 हफ्ते पहले निकलेंगे, कुछ 1 दिन पहले निकलेंगे, कुछ 1 महीने पहले निकलेंगे। और हमने सुना सर आपकी सीटेट की जो क्लासें हैं, आपकी रीट की जो क्लासें हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासें हैं, ये बहुत शानदार होती हैं, ये मैराथन क्लास वाली सर दे दो, एक मैराथन क्लास दे दो, मतलब उसको देख करके 1 वीक की तो बच रहा है, हम काम हो जाएगा हमारा, जल्दी मैराथन दे दो, आपकी मैराथन से बच्चे पास हो जाते हैं। अरे मैराथन भी किन के लिए काम होती है? जिन्होंने पहले विस्तृत कोर्स करा है उनके लिए मैराथन इफेक्टिव होती है, या फिर जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। आप तो 0 लेवल से आ रहे हो डायरेक्ट 7 दिन पहले, तब काम थोड़ी ना करेगी। पर फिर भी अगर मैराथन पे डिपेंडेड है तो मैराथन में तो काम हो ही जाता है वैसे भी, मतलब इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे कि आप अच्छा स्कोर कर ही सकते हो। तो इस प्रकार के बच्चे आप खुद भी रहे होंगे, हालांकि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम सेंटर से पहले आप जाते होंगे पेपर लेकर के, काफ़ी सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं, उनको बार बार पढ़ते हैं, पर उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, कुछ आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ना भी आए। अब दोस्तों अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा अपना, ठीक है, चैप्टर आता है इसके अंदर, मतलब इसका क्या होता है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा क्या होती है? एक आंतरिक बल होती है, आंतरिक बल होता है जो हमारे को किसी काम को करने के लिए एक जागृत बल की तरह काम करता है, पावर की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी काम को करना है, आपको रीट को पास करना है, तो उसके लिए आपको जागृत करती है कि ये लक्ष्य आपको प्राप्त करना है। ये इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा होती है, ये अपन पढ़ लेंगे उसके अंदर, ठीक है।
तो मोटिवेशन जो है लर्निंग को प्रभावित करती है। अगर कोई आदमी मोटिवेटेड है और खासकर इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से मोटिवेशन है, तो उसका लर्निंग का ग्राफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मोटिवेटेड नहीं है, बस फॉर्म भर दिया और बस एग्ज़ाम है ना कि एग्ज़ाम कैसा होता है, रीट का एग्ज़ाम कैसा होता है, फॉर्म भर दिया, बस ये देखना चाहते हैं, तो बस उसका क्या होगा ना, लर्निंग का जो ग्राफ है वो गिर जाएगा उस कंडीशन में कि ये हो गया घर घट गया और ये हो गया आपका बढ़ गया। समझ गए आप इस पॉइंट को? ओके। और कितने लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा मैसेज आते हैं। एक पॉइंट है दोस्तों अपने पास में, टाइम ऑफ लर्निंग, लर्निंग का समय। क्या है भाई? लर्निंग का समय। तो लर्निंग का समय भी जो है ये लर्निंग को प्रभावित करता है। देखिए स्कूल का जो टाइम टेबल होता है ना, टाइम टेबल आपको पता होगा, है ना। तो इससे पहले जो आपका सिलेबस आया था, तो बोर्ड ने पूरा सिलेबस चेंज कर दिया था, है ना। जो स्कूल वाले होते हैं, स्कूल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर अपन बात करें, तो पिछली बार जो अपना सिलेबस चेंज हुआ था, तो पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया था। ऐसे आपके टीचिंग एग्जाम में भी कई बार सिलेबस चेंज हो जाता है। जैसे सीबीएसई में होता है, सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया होता है, उन्होंने अचानक से सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया था। पूरा का पूरा 1.5 महीने का समय मिला था पिछली बार, है ना। फिर उसमें भी टीचरों ने सिलेबस करवाया ही था, प्रैक्टिस भी करवाई थी। पर अभी इस कंडीशन में टीचर का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर टीचर सुस्त रहता है तो फिर काम नहीं बन पाएगा, फिर सिलेबस नहीं करवा पाएगा। अगर टीचर यहाँ पर एक्टिव है तो फिर वो काम कर पाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। अभी अपन दूसरा पॉइंट जो टीचर है उसी को पढ़ेंगे कि टीचर का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें, कि जो बच्चे की प्रोग्रेस होती है, लर्निंग होती है, उसमें टीचर का कितना रोल होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, है ना। अभी अपन टाइम ऑफ लर्निंग वाला पॉइंट देख रहे हैं। आपने देखा होगा क्लास का जो टाइम टेबल बनता है, जैसे आपने देखा होगा जो आपका फर्स्ट पीरियड होता है वो ज़्यादातर क्लास टीचर का होता है, क्लास टीचर का होता है। लेकिन जो फर्स्ट पीरियड होना चाहिए वो ज़्यादातर होना चाहिए हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। कौन सा? हार्ड सब्जेक्ट। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो नई एनर्जी के साथ में स्कूल आते हैं और वो सीखने के लिए ज़्यादा तत्पर होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी के क्लासों के। फर्स्ट क्लास में ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव रहते हैं बच्चे। फर्स्ट सेकंड पीरियड तक अच्छे से एक्टिव रहते हैं बच्चे। तो जैसे मान लीजिए बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना है, साइंस पढ़ानी है आपको बच्चों को, इस प्रकार के जो हार्ड जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाने चाहिए बच्चों को। धीरे धीरे करके जो बच्चा कम एक्टिव होता जाता है वो हल्के सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, लैंग्वेज करा सकते हो, आर्ट वगैरह करा सकते हो। जब बच्चे का इंटरवल होता है तो इंटरवल के बाद फिर आप लोग बच्चे को 1-2 हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार का जो क्लास का टाइम टेबल आपका होता है वो आपको करना चाहिए। अगर टाइम टेबल आपने ठीक नहीं बनाया तो ये बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा, ठीक है। मान लीजिए बच्चा स्कूल के अंदर आपका थकता जा रहा है, तीसरे चौथे पीरियड तक इतना एक्टिव नहीं है जितना फर्स्ट सेकंड टाइम में होता है, और थकान बच्चे को हो रही है, और उस दौरान आपको उसको हार्ड टॉपिक पढ़ा दिया, क्योंकि उसका मन करेगा हार्ड टॉपिक को पढ़ने का, करेगा क्या बाद में? नहीं करेगा ना, बस वही तो बात है। तो लर्निंग का ग्राफ जो है वो कम हो जाएगा। तो स्कूल का जो टाइम टेबल होता है ना, क्लास का टाइम टेबल जो होता है ना, क्लास वो लिख लो, क्लास का टाइम टेबल लिख लेना आप लोग, ठीक है इसको। तो वो इसी प्रकार से बच्चे को सेट करना चाहिए, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए बच्चों की, तभी आप बच्चे की लर्निंग को बढ़ा पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ा पाओगे। अब देखो आपके लिए भी टाइम टेबल बना हुआ होता है, जैसे आप एप्लीकेशन में कोर्स लेते हैं तो वहाँ पे टाइम टेबल बना हुआ होता है कि कौन सी क्लास कब चलने वाली है। पर देखो वहाँ पे आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप सुबह सुबह आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाएं फिर बाद में इजी सब्जेक्ट पढ़ाएं। आप तो आपको तो तत्पर हो, आप तो सीखने के लिए, तो आपके लिए टाइम वाली मैटर नहीं करेगा, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट अपन ने पढ़े हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये बच्चों से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? स्टूडेंट से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, ये आप देख लेना। अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बच गया, यानी कि बच्चे का जो इमोशन है। देखो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट तो अपन ने देख लिया, अब बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए बच्चे को अपने इमोशन पर कंट्रोल ही नहीं है, बच्चा इमोशनली रूप से डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसकी लर्निंग बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी ना। मान लीजिए आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, आपके इमोशन के साथ में कोई खेल गया, तो आपका पढ़ने के अंदर मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। बस वही बात है, क्या यार बाद में पढ़ लेंगे, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, रिक्शा चला लेंगे, ट्रेन चला लेंगे, हमारा दोस्त छोड़ करके चला गया हमारे को, तो इमोशनल लर्निंग को प्रभावित कर गया वो। तो आपके किस प्रकार के इमोशन होते हैं? देखो 2 प्रकार के इमोशन होते हैं, एक तो पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव इमोशंस की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार दोनों ही करके दिया हुआ होता है, तो हमारे को पता होना चाहिए। देखो मान लीजिए आपको कोई होप है, आशा है कि
रीट का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 150 क्वेश्चंस में से मैं भी 140 क्वेश्चन का आंसर सही करके आऊँगा, क्योंकि मान सर की क्लासेस चल रही हैं तो ये कर सकते हैं, मान सर का नाम रोशन हो जाएगा इससे, है ना, मैं ये करूँगा, है ना। फिर इंटरव्यू लेंगे सर, उसके बाद में मेरा भी समाज में नाम होगा कि मैंने मान सर से पढ़ करके इतना अच्छा स्कोर कर दिया, है ना। तो ये एक होप है, आशा है। फिर मैं जॉब वाला एग्ज़ाम पास करूँगा, मतलब जो टीचिंग एग्ज़ाम जैसे 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है ये मैं पास करूँगा, फिर मैं टीचर बन जाऊँगा, है ना। इतना अच्छा स्कोर करने के बाद में तो बनोगे ही बनोगे। तो अगर आपको होप है तो समझ लेना आपका जो होप का जो इमोशन होता है ना, ये आपकी लर्निंग को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव इमोशंस जो हैं ये आपकी लर्निंग का जो ग्राफ है ना ये बढ़ा देंगे, पूरे के पूरे जो हैं ये आपके लर्निंग के ग्राफ को बढ़ा देंगे, अधिगम के ग्राफ को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आपको खुशी है, जोई है, हंस है, मतलब आपका इमोशन खुश है ना, मतलब सर आज आपकी क्लास लेने में बड़ा मज़ा आ रहा है, आज की क्लास में तो सब कुछ ऐसे कैसे छप रहा है दिमाग में, है ना। ऐसे अगर आपको खुशी है ना, सर जी आज घर वालों ने मेरे को 10 रुपये दिए, जाके पार्टी कर ले, है ना, मतलब आज तो बढ़िया वाली पार्टी कर ले 10 रुपये में, है ना, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, है ना, ये वाली बात हो गई, है ना। सर मैंने कभी 10 रुपये नहीं देखे थे, आज घर वालों ने 10 रुपये दे दिए, मौज मौज हो गई, है ना। तो आज पार्टी करूँगा बड़ी वाली, तो करो। तो अगर कोई व्यक्ति खुश है, अगर अपनी इमोशन खुशी के दिखा रहा है, तो उसका जो आपका लर्निंग का जो ग्राफ है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हैप्पी अगर आदमी है तो हो जाता है, खुशी खुशी में आदमी पढ़ता है, खुशी खुशी में आदमी सारी चीज़ें पढ़ जाता है। अगर खुशी नहीं है, दुखी है, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सीख नहीं पाएगा चीज़ों को। अगर किसी चीज़ से आपको क्या है, लगाव है, अफेक्शन है कि यार मेरे को जॉब से लगाव है, गवर्नमेंट जॉब जो होती है उससे लगाव है, मतलब टीचर बनना है ना भाई। तो गवर्नमेंट जॉब जब मिलेगी, जब ये नौकरी मिलेगी, तभी मुझे कोई अपनी छोकरी दे पाएगा, बिना नौकरी के नहीं तो बिना शादी के रह जाऊंगा, ऐसे ही हो जाएगा, मेरी तो शादी भी नहीं होगी। तो अगर आपको किसी से लगाव है, गवर्नमेंट जॉब से लगाव है, घर वालों से लगाव है ना, किसी और से अगर आपको लगाव है, तो तभी आप लोग पढ़ पाओगे, तभी आप लर्निंग का ग्राफ ऊपर बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा। अगर आपको लगाव ही नहीं है तो मेरे घर वाले तो यार रोज़ ही ऐसे बोलते रहते हैं, उनको और कोई काम नहीं है, तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे ज़्यादातर केस में देखा जाता है ना। एग्ज़ाम हो जाएगी, कोई बात नहीं है, हो जाने दे, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, कहीं से ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हैं, ये वाली बात है। तो अगर आपको लगाव नहीं है तो आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते हो। जो अफेक्शन होता है ये आपकी लर्निंग को बढ़ा देता है। आपका जो लगाव है, मान लीजिए आपको अपने कैरियर से लगाव है, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिली, तो उसके बाद की जो लाइफ है वो आप इमेजिन करो कितनी अच्छी प्रकार से नहीं चल पाएगी, जितना आप सोच रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लगने के बाद में चल जाएगी। तो अफेक्शन जो है वो लर्निंग को बढ़ाता है। यहाँ पे प्राइड की अगर अपन बात करें, गर्व की अगर अपन बात करते हैं, गर्व की अगर आपके अंदर भावना है ना, गर्व की अगर आपके अंदर भावना है, प्राइड की अगर आप में भावना है, फ्रेड की अगर आपके अंदर फीलिंग है कि यस मेरे को ये काम करना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मुझे समाज के अंदर मेरा एक नाम करवाना है। देखिए इस फैमिली के अंदर किसी की नौकरी नहीं थी, देखो इसकी नौकरी लग गई है, तो बड़ा अच्छा नाम होता है उससे, फिर आपका एक ओहदा भी बढ़ जाता है वहाँ पे समाज में, परिवार में। तो जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ना सारे के सारे, ये आपके क्या करते हैं, ये आपके लर्निंग को बढ़ा देते हैं, लर्निंग के ग्राफ को बढ़ा देते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपसे नेगेटिव इमोशंस की, नेगेटिव इमोशंस जो हैं आपके, ये नेगेटिव इमोशंस आपके लर्निंग के ग्राफ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे भाई, क्या कर देंगे, कम कर देंगे, अधिगम को कम कर देंगे, ठीक है। जैसे डर होता है, फेयर जो होता है, तो डर किसका है आपको, मान लीजिए अगर यार मैं रीट के अंदर फेल हो गया तो गवर्नमेंट जॉब मेरे को नहीं मिल पाई, तो मेरा क्या होगा, आगे कैसे बात बनेगी, कैसे मेरी शादी होगी, कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी, कैसे मेरे बच्चे होंगे, घर वाले और रिश्तेदार तो मेरे को खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, लगी तेरी नौकरी, बस ऐसे ही मारेंगे लोग बाग। तो अगर आपको इस प्रकार का डर है ना, तो समझना आपकी लर्निंग जो है वो कम होती जाएगी। तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना। देखो छोटे बच्चे को टीचर से डर लगता है, तो छोटे बच्चों को स्कूल से भी डर लगता है, कुछ बच्चों को स्कूल से डर लगता है ना, जो स्कूल से जाते वक्त रोते हैं, कई बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको, रोना स्टार्ट कर देते हैं रोते ही स्कूल जाते टाइम में, है ना, जाने से पहले ही रोना शुरू कर देंगे बच्चे, बड़े ज़बरदस्ती उनके घर वाले उनको लेकर के जाते हैं, पीटते हुए लेकर के जाते हैं, मास्टर साहब स्कूल लगाओ, ये स्कूल जाते टाइम में रोता है, ऐसे बोल देते हैं स्कूल वाले को। तो बच्चे को स्कूल जाते टाइम में डर हो रहा है, क्योंकि बच्चे को अफेक्शन नहीं हो रहा है, लगाव नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना भाई, टीचर से या अपने दोस्तों से या स्कूल से लगाव नहीं बना पा रहा है बच्चा, इसलिए उसका मन नहीं लग रहा है वहाँ पे स्कूल जाने का या पढ़ने का, इसलिए उसको डर लगता है। तो डर लगता है तो पढ़ने का मन करेगा ना, नहीं करेगा ना, तो इससे क्या होगा, इससे जो लर्निंग जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ओके, एंजाइटी जो है, चिंता जो है आपको,
अगर आपको जॉब की वजह से, घर परिवार की वजह से, तानों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, कोई भी XYZ किसी भी चीज़ की वजह से आपको एंजाइटी है, तो आपकी समझ लेना आपका जो ग्राफ है वो आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है। बोरियत की अगर अपन बात करते हैं, किसी चीज़ की में अगर आपको बोरियत है, सर जी यार जल्दी जल्दी पढ़ा दो ना यार, 10 मिनट में क्लास खत्म कर दिया करो यार, इतना टाइम नहीं है, इतना बस का नहीं है, हम बोर हो जाते हैं, सर 1 घंटे की सवा घंटे क्लास लेते हो, मज़ा नहीं आता है ना। अगर करने के लिए बोरियत है किसी चीज़ को करने के लिए, मान लीजिए क्लास में आपको बोरियत है, तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी या कम होगी? आपकी जो लर्निंग है वो कम होगी, क्योंकि आप बर्डन समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आपका लर्निंग का ग्राफ जो है वो यहाँ पर भी कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भाई, बोर नहीं होना है क्लास के अंदर। किसका महत्वपूर्ण रोल आता है इसके अंदर? इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है टीचर का। तो टीचर को ये कोशिश करनी है कि बच्चों को बोरियत फील ना हो। ठीक है। लेकिन अगर बच्चा बोर हो रहा है ना, तो आपका लर्निंग का ग्राफ जो है वो कम हो जाएगा। समझ गए? अब एक चीज़ अपन देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी देख लेते हैं। देखिए, मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब आपका सार्थक अधिगम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि आपका सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम की अपन यहाँ पर बात करते हैं। यार देखो, लर्निंग जो होता है ना वो तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी कर सकता है। जो अधिगम है वो तो लर्निंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर देखो अगर वो मीनिंगफुल कर रहा है तो उसी लर्निंग को माना जाएगा इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर सीखने आए हो, अगर आप मेरी क्लास को, जितनी भी मैं आपको क्लास बताता हूँ, जल्दी जल्दी देख जाते हो, ऊपरी तौर पर देख जाते हो, वो भी आप लोग CDP में 20+ ले आओगे, है ना, तो भी ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपरी ऊपरी देख कर जा रहे हो ना जल्दी जल्दी, तो भी आप ले आओगे 20+ ले आओगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लोगे तो भी आपके 20+ नंबर आ जाएंगे, 20 के आसपास आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको निपुणता हासिल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? निपुणता हासिल इस सब्जेक्ट के अंदर करना चाहते हैं। निपुणता अगर आपको हासिल करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में करनी है, मान लीजिए कि CDP के अंदर मेरे को इस प्रकार से निपुण होना है कि बाय चांस गवर्नमेंट जॉब आए ना आए, वैकेंसी ना आए, लगे या ना लगे, लेकिन मैं CDP का ऐसा टीचर बन जाऊंगा कि मैं किसी भी स्टेज पर जा करके, इनफैक्ट UPSC वाले बच्चों तक को भी मैं पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे अच्छे साइकोलॉजी उनको पढ़ा सकता हूँ। अगर आपका इस प्रकार का इंटरेस्ट है, अगर आप निपुण बनना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो आप लोग मीनिंगफुल लर्निंग आपकी वो मानी जाएगी। वरना लर्निंग तो कोई भी कर रहा है। देखो, आप में से कितने सारे स्टूडेंट हैं जो लर्निंग कर रहे हैं, कोई पूरा ध्यान लगा करके पढ़ रहा है, कोई नॉर्मली ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ना चाहते हैं, ये ऊपरी ऊपरी हमको बता दें, हमारा काम चल जाए, बस पेपर पास हो जाए। तो आपको लर्निंग नहीं करनी है, आपको लर्निंग की जगह करनी है मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक अधिगम करना है आपको। क्या करना है? सार्थक अधिगम करना है। सार्थक में क्या होता है? सार्थक अधिगम में क्या होता है? जो व्यक्ति जो होता है ना, वो करता है क्या? आलोचनात्मक चिंतन। क्या करता है? आलोचनात्मक चिंतन करता है। आलोचनात्मक चिंतन करता है। कोई भी व्यक्ति होता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है। क्या करता है? क्रिटिकल थिंकिंग करता है। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर वो करता है। तो याद रखेगा, आलोचनात्मक चिंतन करेगा जो व्यक्ति यहाँ पर होगा मीनिंगफुल लर्निंग करने वाला। कि यार जो चीज़ सर यहाँ पर बता रहे हैं वो तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, थिंकिंग, है ना, आगे भी काम आएगी हमारे को, कोई और एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगी। क्यों ना मैं यहाँ पे अपना बेस मजबूत कर लूँ यहीं से। ज़रा इसको देखता हूँ कि सर जो पढ़ा रहे हैं, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा करके देखता हूँ कि एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, हाँ यार आ रखे हैं, मैं थोड़े और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाता हूँ। मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए दुनिया भर के, जो आपने एग्जाम में पूछे गए हैं, अरे यार एक नया पॉइंट निकल करके आ रहा है, अरे नया पॉइंट जो निकल करके आया है ये तो मान सर ने भी नहीं कराया, और ये पॉइंट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठ रहा है या गलत बैठ रहा है। तो जब इस प्रकार से आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, तभी आपकी जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो हो पाएगी। वरना अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करोगे, हाँ सर ने बताया ढें ढें ढें, ठीक है, इसका भी रट्टा लगा दिया आपने, एग्जाम में जाओगे रट्टा लगा करके, तभी तो सर ने कह दिया 20+ नंबर तो पक्के आ जाएंगे, है ना। बस 20 नंबर ही चाहिए हमें तो CDP के अंदर, और नहीं चाहिए हमें तो। अभी रट्टा लगाता हूँ इसका, सारे को घोल के पी जाऊँगा इसको सबको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ लर्निंग करोगे, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाओगे। तो आपको जो कंटेंट यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, कोई चीज़ आप सीख रहे हो, लाइक गाड़ी चलाना सीख रहे हो, CDP सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। इसमें आपको करना पड़ेगा एनालिसिस। क्या करना पड़ेगा भाई? एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, एनालिसिस करना पड़ेगा भाई, यानी कि आपको करना पड़ेगा, क्या आपको करना पड़ेगा? विश्लेषण करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? विश्लेषण। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हो आप, तो आपको विश्लेषण करना पड़ेगा कि यार जैसे सर बता रहे हैं CDP के अंदर ये टॉपिक है, और सर ने अभी बताया मीनिंगफुल लर्निंग का दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी आ रही है, तो आपने एनालिसिस कर लिया, हाँ यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर EVS के अंदर भी आई है, सोशल साइंस के अंदर आई है, लैंग्वेज के अंदर भी आ रही है ना, सब जगह भी आ रही है, ये तो हर जगह काम आती है CDP तो,
है ना, दोनों लैंग्वेज में पूछी जाती है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट में भी मीनिंगफुल लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि मान सर ने बताया। तो आपने एनालिसिस किया, तो आपने चीज़ों को यहाँ पर अलग अलग वे में देखा, अलग अलग वे में तोड़ा, उसके बाद में आपने कनेक्ट किया, वो आप लोग कर सकते हो। तो आपने एनालिसिस किया यहाँ पे हर एक चीज़ का। एनालिसिस करने के साथ में आप लोग यहाँ पे एक अच्छे समस्या समाधान करता बनते हो। क्या बनते हो? समस्या समाधान करता बनते हो, समाधान करता बन जाते हो, मतलब प्रॉब्लम सोल्वर बन जाते हो आप यहाँ पे। क्या बन जाते हो भाई? प्रॉब्लम सॉल्विंग की आप यहाँ पे बात करते हो। समस्या का समाधान करता या फिर उत्तम समस्या का समाधान करता कैसे बनोगे? कि मान लीजिए आपका रीट का एग्जाम है, कि इसका उत्तम रूप से समाधान कैसे निकाल पाओगे? जब आप मीनिंगफुल लर्निंग करोगे ना, मीनिंगफुल लर्निंग की वजह से आप समस्या समाधान करता बन सकते हो, तभी आप 130 140 प्लस ला सकते हो। जब आप सार्थक अधिगम करोगे, मीनिंगफुल अधिगम करोगे, ना कि मीनिंगलेस अधिगम करोगे। ध्यान रखना इस बात को आप यहाँ पे, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको मीनिंगलेस लर्निंग नहीं करनी है भाई, ध्यान रखिएगा। क्या नहीं करनी है? मीनिंगलेस लर्निंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना आप। मीनिंगफुल लर्निंग करनी है आपको यहाँ पे। और अगर देखें मीनिंगफुल लर्निंग आपको करनी कैसे है और मीनिंगफुल लर्निंग टीचर आपको कैसे करा सकता है, ज़रा इसको अपन नज़र डालते हैं इसके ऊपर। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या होता है? जो बच्चे के जो पूर्व अनुभव होते हैं, तो पूर्व अनुभव जो होते हैं ना, पूर्व अनुभव जो होते हैं उनको नए अनुभव के साथ में जोड़ा जाता है। किसके साथ में जोड़ा जाता है? नए अनुभव के साथ में जोड़ा जाता है। तो मीनिंगफुल लर्निंग आप कैसे होती है? जो आपकी किसके ऊपर आधारित होती है? या आपकी होती है रचनावाद के ऊपर आधारित। रचनावाद के ऊपर मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर आधारित होती है आपकी मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसमें क्या होता है ना, बच्चे के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं उनको नए अनुभव, नए एक्सपीरियंस के साथ में जोड़ा जाता है। जब आप बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हो, आपको उसमें निपुण बनाना है, तो आपको पहले बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटा आप इस चीज़ के बारे में कुछ जानते हो। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि स्टूडेंट्स आप क्या मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में आप पहले से जानते थे? तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे कि यस सर हम मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में जानते हैं। कुछ कहेंगे हाँ सर जानते हैं। वो लर्निंग कोई मीनिंगफुल लर्निंग बता देंगे, कुछ यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बता सकते हैं। आप में से हाँ सर पेपर में आया था, अलग अलग सब्जेक्ट में पूछा गया कि जो भी स्टूडेंट के प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है ना, उसको नए एक्सपीरियंस के साथ में जोड़ा जाता है। मतलब नई चीज़ें यहाँ पर आपके मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इसी के साथ में एक और पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है कि जो भी बच्चे के एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी बच्चे के अनुभव होते हैं, क्या होते हैं? एक्सपीरियंस जो होते हैं, बच्चे के जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव किससे कनेक्टेड होने चाहिए? किससे कनेक्टेड होने चाहिए? वो बच्चे के निजी जीवन से होने चाहिए। किससे होने चाहिए भाई? जो बच्चे की जो पर्सनल लाइफ होती है, निजी जीवन जो होता है, बच्चों का निजी जीवन जो होता है, उससे रिलेटेड होते हैं जो अनुभव होते हैं वो। अब निजी जीवन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए बच्चे के कोई भी निजी एक्सपीरियंस है। देखो मैं निजी जीवन से कनेक्ट करके आपको सारे के सारे एग्जांपल्स देता हूँ, है ना? गाड़ी का एग्जांपल दिया, निजी जीवन का था। इमोशन का एग्जांपल दिया, निजी जीवन का एग्जांपल था, ठीक है ना? और किसी का पार्टनर छोड़ के भाग गया होगा, किसी के साथ में क्या हो गया होगा, किसी के साथ में क्या हो गया होगा। तो मैंने आपके सामने मीनिंगफुल लर्निंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो निजी जीवन से है, क्योंकि आप निजी जीवन में आप रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो निजी जीवन से आपके कनेक्टेड होने चाहिए एग्जाम्पल्स। ये बात आप समझ गए, ठीक है? अगला पॉइंट अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, तो अगला पॉइंट है अपना दोस्तों यहाँ पे, अगर बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग आपको करानी है तो बच्चों को आपको वैल्यूड समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा भाई? बच्चे को आपको वैल्यूड समझना पड़ेगा भाई, ठीक है? या फिर आप मान लीजिए बच्चे को यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? प्रमुख मानना पड़ेगा, वैल्यूड मानना पड़ेगा, ठीक है? कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि हाँ आप लोग एग्जाम के अंदर 140 प्लस लेकर के आ सकते हो, दूसरे स्टूडेंट लेकर के आए हैं तो तुम भी लेकर के आ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक होता है दोस्तों, बच्चा जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना, मतलब कि हम लिखेंगे बच्चों को, अपनी बुक में ये सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को क्वेश्चन या फिर प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज करना, यानी कि क्या करना? प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब तैयार बनाना, तो प्रोत्साहित बनाना, ऐसे मान लीजिए प्रोत्साहित बनाना, या बनना करो आप इसको, ना बनना करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, अब आप मेरे से जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे। ये मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब हो गया। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जो मैंने पढ़ा दिया, बात खत्म। लेकिन फिर भी मेरे को पता है आप लोगों के दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ऐसी कोई कमी छोड़ता ही नहीं हूँ
कि आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत पड़े। मैं सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो ऐड कर देता हूँ, सारे के सारे एग्जांपल्स हैं वो अपन देख लेते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। फिर भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं आपको मीनिंगफुल लर्निंग करनी है, मान लीजिए कहीं पर भी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए। देखो जब बच्चे जब होते हैं ना, छोटे बच्चे, जब अपन ने पढ़ा था तो उस एज के अंदर, जब बाल्यावस्था में बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, उत्तर शैशवावस्था में बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछता है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछता है, तो वो क्या करता है ना, मीनिंगफुल लर्निंग करता है। उन चीज़ों को वो स्थायी हो जाती हैं बच्चे के, होती है ना, लाइफ लॉन्ग सब चीज़ें याद रहती हैं। तो बच्चा जो होता है उस टाइम में मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, हर एक चीज़ में हर एक प्रश्न नया नया प्रश्न लाएगा, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, चिड़िया के पंख क्यों होते हैं, चिड़िया उड़ती कैसे है, हम कैसे नहीं उड़ते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये भैंस दूध क्यों देती है, इस दूध को क्यों पीते हैं अपन, है ना, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो वो चीज़ें बच्चे की फिर स्थायी हो जाती हैं, ये मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं इस चीज़ को। तो क्वेश्चन पूछने के साथ साथ में बच्चे को नए 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 और अलग अलग, या फिर कह सकते हैं अपन अलग 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 तरीके से सीखना कि अरे यार आज तो सर ने मतलब नई नई चीज़ें बताई हैं, अलग अलग चीज़ें बताई हैं मीनिंगफुल लर्निंग में, चलो आज आपने कुछ इसके बारे में और कुछ नया सीख लिया, गूगल करके और कुछ देख लिया, कुछ और पॉइंट मिल गए वहाँ पे आपको, है ना, अलग, है ना। मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में आप कहोगे कि मैं गूगल पर जा करके देखता हूँ। गाड़ी चलाने की बात आए तो गाड़ी चलाना सीख लिया, अरे यार गाड़ी चलाने वाले ने तो सिखा दिया, लेकिन मेरा मन तो है कि मैं 2 पहियों के ऊपर गाड़ी चलाऊँ, तो चलो और थोड़ा डिटेल में स्टंट मार के ट्राई करते हैं। तो इस प्रकार के जो नए नए तरीक़ों से आप लोग सीख रहे हो, तो किसी भी चीज़ में मीनिंगफुल लर्निंग आप कर पाओगे। एज ए स्टंट मत करना, उसको स्टंट मत मार देना भाई, कहीं पता चले मेरा ही नाम ले रहे हो आपकी, हमें तो मान सर ने बताया था, ऐसा मत कर देना कभी, है ना भाई। ओके, तो तब आप मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट और आता है, और वो पॉइंट है आपका टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन। क्या आता है भाई? टीचर एंड स्टूडेंट का जो कनेक्शन है, टीचर स्टूडेंट का जो संबंध है वो भी आ जाता है आपका कनेक्शन। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला भी। देखिए अगर आप मीनिंगफुल लर्निंग को तो छोड़ो, अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो ना, तो जो भी आपको सिखाने वाला टीचर है, अगर उससे आपका संबंध अच्छा नहीं है, अगर उससे आपके संबंध ही अच्छे नहीं है, कनेक्शन ही अगर आप उससे नहीं बना पा रहे हो, तो आप मीनिंगफुल लर्निंग क्या, आप लर्निंग भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको टीचर से अच्छे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको खूब प्यार प्यार में एग्जाम्पल के माध्यम से बोलता रहता हूँ कि तुम गधे हो, तुम पागड़ बिल्ले हो, तुम लोग बूढ़े हो, तुम लोग क्या हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप में से कोई भी मतलब नाराज़ नहीं हुआ होगा। और ऑफलाइन में तो पता नहीं क्या क्या ही बोला जाता है ना, और ये तो ऑनलाइन की बात है जो बिल्कुल सेलेक्टेड कुछ पॉइंट यूज में लिए जाते हैं, बल्कि ऑफलाइन में तो खतरनाक वाला होता है ना। तो नाराज़ कोई नहीं होता है, ना ऑफलाइन में होता, ना कोई ऑनलाइन में होता, है ना। आप लोगों के पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, आपके मम्मी पापा आपको बोलते होंगे गधा, बेवकूफ़, है ना, 2-4 गाली भी दे देते होंगे। आपके घर में आपके बहन भाई जो हैं वो भी बोल देते होंगे गधा है तू, पागल है तू, है ना। टीचर भी बोलता है तो आपको बुरा नहीं लगता है, आपको गुस्सा नहीं आता। क्यों? अरे हम तो आप लोगों को बेवकूफ़, बागड़ बिल्ला, निकम्मा, नल्ला बल्ला भला पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। गुस्सा क्यों नहीं होते आप लोग? गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका कनेक्शन बना हुआ है, संबंध बना हुआ है। जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे साथ आपका संबंध बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है, इसलिए आप मेरी बात का बुरा नहीं मानते हो भाई। आपको पता है भाई मैं जो भी कहूँगा आपके भले के लिए बात करूँगा, इसलिए आप नहीं कहते हो मेरे को कुछ भी। लेकिन अगर मेरी जगह कोई अनजान आदमी हो जिसको आप जानते नहीं है, वो आपको कुछ भी बोल रहा है, तो आप 2-4 उसके लगा भी दोगे, है ना। ओए ओए नल्ले, हैं, तो आपको बोल दे ओए नल्ले अभी तक नौकरी नहीं लगी तेरी, तो वहीं पे लड़ाई हो जाएगी आपकी। और यही बात अगर मैं आपको बोलूं तो आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानोगे उस बात का। तो क्यों बुरा नहीं लगता किसी का भी? क्योंकि आपका उनके साथ में कनेक्शन जो होता है ना, वो होता है पॉजिटिव, उनके साथ में प्यार का कनेक्शन होता है, संबंध आपका होता है। तभी आप लोग किसी चीज़ की मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे। अगर टीचर का स्टूडेंट का, सीखने वाले को और सिखाने वाले का पॉजिटिव कनेक्शन बना हुआ है, तो आप लोग मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे। ठीक है, उस चीज़ से डरोगे आप लोग अगर ऐसा नहीं होगा तो, है ना। ये टीचर तो सही से हमारे को क्वेश्चन को नहीं बताता है, तो आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम जो एजुकेशन है, इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है, वो जैसे हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अपन ऑनलाइन एजुकेशन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही चल रही है ना। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का एक वैसा वाला ऑनलाइन टीचिंग की अगर अपन बात करते तो वो वाला कनेक्शन नहीं बन पाता जो एज ए ऑफलाइन क्लास के अंदर बनता है, नहीं बन पाता ना। लेकिन मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपका और मेरा संबंध ऐसा बने कि आप वास्तव में ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हो।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे कोई टीचर होता है या फिर कोई और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर में भी कोई व्यक्ति है, तो उसका कनेक्शन, जैसा एक टीचर का एग्जांपल लूँ तो उसका कनेक्शन बच्चों के साथ में ऐसा हो जाता है, अगर उस टीचर का ट्रांसफ़र होता है तो बहुत सारे बच्चे रोते हैं। कई बार आपने वीडियो भी देखे होंगे, है ना भाई, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे रोने की वीडियो देखी होगी आप लोगों ने। टीचर का ट्रांसफ़र होता है तो स्कूल छोड़ कर जब टीचर जाता है स्कूल के बच्चे रोने लग जाते हैं, टीचर भी रोता है, छोड़ के मत जाओ, आप सही से आपसे ही पढ़ना है, बट मजबूरी ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर क्या ही कर सकता है कोई, टीचर को जाना पड़ेगा, है ना। तो एक सिस्टम का पार्ट है या पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो कनेक्शन बॉन्डिंग इस प्रकार की बनी हुई है कि बच्चों ने उस टीचर के साथ में एक कह सकते हैं प्यार वाला संबंध, पॉजिटिव संबंध यहाँ पर बनाया हुआ है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो इस प्रकार का कनेक्शन अगर टीचर स्टूडेंट का बना हुआ है तो मतलब बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा और कहा कि बच्चा और पूछ, जितने पूछने हैं तेरे को पूछ, उसको सजा नहीं दी, उसको धमकाया नहीं किसी प्रकार से, उसका मोरल डाउन नहीं करा टीचर ने, तो बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा, वहाँ पे नई नई क्रिएटिविटी कर पाएगा बच्चा। तो मीनिंगफुल लर्निंग जो सार्थक अधिगम जो है, किस महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे के सारे मैंने आपको बता दिए मीनिंगफुल लर्निंग के। बताओ मेरे को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। अब देखिए, अब अपना नेक्स्ट आता है टीचर। टीचर की अपन काफ़ी बात कर रहे थे, अब अपन शिक्षक की बात कर लेते हैं। बालक की बात हो गई है, अब अपन किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, शिक्षक की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं सीडीपी पढ़ा रहा हूँ और मेरे को सीडीपी की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या काम करूँगा, तो तुम्हारा बंटाधार करा दूंगा मैं ठीक है, सभी को लेकर मैं डूब जाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र रहो आप, पर यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी टीचर है अगर उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो क्या उसकी लर्निंग बढ़ेगी बच्चों की या कम होगी, तो सब कम होगी ना, तो सबको डुबा देगा जो भी उस पर ट्रस्ट करेगा। तो अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हुई तो लर्निंग की जो सब्जेक्ट की नॉलेज है या फिर लर्निंग की स्पीड है उसको बढ़ा देगा, है ना। तो जिस उसका ज्ञान है उसको यूज करेगा, भाई जो भी मेरे को इसका अनुभव है वो मैं सारा यूज करता हूँ। तो ये इसका यहाँ पर बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल वे में ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं ना किसी की बुराई करता हूँ ना किसी की तारीफ़ करता हूँ, ठीक है, ना मैं मेरी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं तो बस एग्जांपल के तौर पे मेरे बारे में भी बोलता रहता हूँ कि भी आप सीरियसली मत लिया करो भाई, जो भी आपको लगता है वो मैं हूँ जो आपको लगता है, ठीक है, मैं वही हूँ जो आपको लगता है। भाई नॉलेज का तो पता लग ही जाता है ना सामने वाले को, पढ़ने वाले को, इस आदमी को कितना नॉलेज है जो पढ़ा रहा है। अब आप यहाँ तक मेरी क्लासेस देखते देखते आए हो तो आपको कंफर्म इतना तो नॉलेज हो गया है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कि मेरे को सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं है, तभी तो लाखों में व्यूज आते हैं, ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं लाखों में व्यूज। अब यूट्यूब पे आजकल नेगेटिव पॉइंट की बात जो मैं कर रहा था वो ये है कि कोई भी आकर के वहाँ पर पढ़ाने लग जाता है आजकल, है ना। मतलब किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज है या बहुत कम नॉलेज है तो वो भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं। लेकिन आजकल पढ़ने वाले भी कितने होशियार हो गए हैं, तो वैसे तो बात बननी नहीं है। अगर आपको पढ़ाना ही है तो पहले ढंग से पढ़ो, सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज लाओ अपनी, उसका बढ़िया तरीके से मूल्यांकन करो, बढ़िया तरीके से समझो, पहले खुद को पढ़ा करके देखो कि आप बढ़िया पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो। पहले बहुत सारे वीडियोस बनाइए, उनको खुद देखिए, तब आपके अंदर जो निखार आएगा और फिर आपको लगता है 10 लोगों को दिखाओ एक डेमो के तौर पे कि बताओ मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर सब जगह से बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप फिर पढ़ाने लायक हो। पर इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सब्जेक्ट का ज्ञान, विषय का नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज ज़रूरी है। जैसे आपने कभी एक चीज़ को नोटिस किया है, मान लीजिए जब आप बीमार होते हो, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जब आप बीमार होते हो तो बीमार होने के बाद में आप डॉक्टर के पास में जाते हो, तो आपने देखा होगा कई झूलाछाप डॉक्टर होते हैं, है ना, झोलाछाप जो डॉक्टर होते हैं, है ना। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे कि सर उनकी दवाई जो है ना हमारे को लग जाती है ऐसा होता है ना कि लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, यार बी डॉक्टर की दवाई लागे जब भी के तो फलानी के तो, है ना, ऐसा हो जाता है। तो झोलाछाप जो डॉक्टर होते हैं उनके पास में जाते हैं, जो आसपास में लोकल में जो डॉक्टर होते हैं ना उनके पास, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। मतलब वो ऐसे नॉर्मल जांच देख लेते हैं, बुखार हो रहा है ना तो ये टैबलेट देनी है, ऐसे उनको थोड़ा सा नॉलेज होता है, तो उनको बोलते हैं झोलाछाप डॉक्टर, ठीक है। तो वो आपको दवाई दे देते हैं, ठीक है चलो ये लो, सभी चीज़ की दवाई दे देंगे वो, है ना, मतलब आपके सर में दर्द की भी दे देंगे, बीमारी की भी दे देंगे, बुखार की भी दे देंगे, है ना, किस किस की दवाई दे देंगे वो, है ना, पेट की दर्द की भी दवाई दे देंगे, आँख की भी दे देंगे आपको, सब चीज़ की दवाई दे देंगे आपको, वो वाले डॉक्टर होते हैं ये। आपने कभी उनकी क्वालिफिकेशन चेक करी है कि आपको वो दवाई दे रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है IMA द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, बताइए। डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्या पता अभी पहली बार यहाँ पर आ रहा हो, उसकी डिग्री वगैरह चेक करिए आपने, नहीं करते हो आप लोग, नहीं करते। अजय बीमार हो, क्या दिक्कत होगी, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, आज मान सर लंबी क्लास ले रहे हैं, ये दर्द की दवाई ले ले, चल ठीक है अभी ठीक हो जाएगा, अभी सारा का सारा है।
तो इस प्रकार के झोला छाप डॉक्टर के पास में जब आप जाते हो, उसने गलत दवाई दे दी आपको, उसका रिएक्शन आपके हो गया, नेगेटिव प्रभाव पड़ गया, तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। फिर आप भगते हो हॉस्पिटल में जाते हो, मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हो, तो वहाँ पर आपको वेल क्वालिफाइड डॉक्टर मिलते हैं। हालांकि हमारा सिस्टम इस प्रकार से बना हुआ है कि गवर्नमेंट डॉक्टर इतने लोगों का इलाज करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं वो, है ना, उस प्रकार से ट्रीट नहीं करते हैं वो, बट उनके पास क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार उसकी पढ़ाई करी है, एग्जाम पास करी है, अनुभव लिया है, उसके बाद में चीज़ों को किया है उन्होंने। तो आप जब एजुकेशन लेने आ रहे हो अपनी, तो किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, बताओ मेरे को कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। अरे भाई, मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है, मैंने बीएड ही नहीं किया हुआ है, मैंने ना एमए किया हुआ है, ना मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कुछ ही नहीं किया हुआ है, तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ आपको, बताइए, है ना। पढ़ा सकता हूँ क्या आपको फिर मैं? मतलब ये चीज़ें तो ज़रूरी होती है चेक करने के लिए। उसे वो कितने सालों से पढ़ा रहा है, किस प्रकार से एग्ज़ाम दिए हुए हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम पास किया हुआ है, सब चीज़ें तो मैटर करती हैं ना इन चीज़ों में भाई। उसके बाद ही तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे, या फिर ऐसे पढ़ना, या फिर आप सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर के नेगेटिव प्रभाव आएंगे, उसी प्रकार फिर टीचर के भी आपको नेगेटिव प्रभाव आएंगे। हालांकि टीचर के तौर पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई सरकारी वो टीचर हो या सरकारी विभाग में ही काम करता हो, ऐसा नहीं है, बट उसका कोर्स, ट्रेनिंग वाला कोर्स तो कम से कम एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। फिर बाकी चीज़ें तो अनुभव के साथ में भी हो जाती हैं, एक्सपर्टीज तो अनुभव के साथ में भी आ जाती है। देखो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, है ना, दुनिया के अंदर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट के अंदर इतनी मास्टरी, इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है कि उनको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत भी नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब वो लगना भी नहीं चाहते, और ना कभी उन्होंने ट्राई किया। बस वो तो एक 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 सब्जेक्टिव नॉलेज को लेकर के इतने ज़्यादा माहिर बन गए कि उनको कुछ भी पूछ लो, आप पेपर बनवा लो उनसे, पेपर का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करवा लो, तो फिर वहाँ पर बातें बनती है। लेकिन अनुभव भी तो कोई चीज़ होती है। तो टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर को अपने पेशे की नॉलेज होना ज़रूरी है, तो सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होना ज़रूरी होगी यहाँ पे टीचर की, तभी आप लर्निंग बढ़िया करा पाएगा, ठीक है भाई। अब चलो मान लीजिए टीचर को सब्जेक्ट की तो नॉलेज है, लेकिन अगर बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, किसकी बात करें? व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं। अगर अपन किसकी बात करते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता की अगर अपन बात करते हैं, तो बहुत धुरंधर यहाँ पर टीचर है, मान लीजिए उसको पढ़ाना नहीं आता, लेकिन ढंग से नॉलेज उसके पास में कूट कूट के भरी है, लेकिन उसको पढ़ाना ढंग से नहीं आता, डिलीवर नहीं करना आता बढ़िया ढंग से। उसकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, एक ऐसा भी बच्चा है जो उसका आईक्यू लेवल बहुत औसत है, कुछ का मतलब वो मतलब बहुत 140 के आसपास में भी है, एवरेज भी है। वो टीचर सभी को एक जैसा पढ़ा रहा है। अब जब सभी को एक जैसा पढ़ा, तो गिफ्टेड को भी लेके डूबेगा, एवरेज को भी लेके डूबेगा, और मंदबुद्धि को भी लेके डूबेगा वो। तो जैसे ही बच्चे की क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग उसको शिक्षण देना है, ठीक है ना। क्षमता के अकॉर्डिंग शिक्षण देना है, एबिलिटी के अकॉर्डिंग शिक्षण देना है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। क्या देना है? एबिलिटी के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी है वहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मान लीजिए गिफ्टेड बच्चा है, तो गिफ्टेड बच्चे को थोड़ा सा हिंट दिया जाता है, उसके बाद वो अपने आप समस्या का समाधान कर पाता है, ठीक है, अपने आप चीज़ें सीख जाता है। अगर मान लीजिए औसत बुद्धि का बच्चा है, थोड़ा सा और ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है टीचर को। अगर और भी नीचे आईक्यू कम वाला, आईक्यू लेवल वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके नए नए टीएलएम का यूज़ करना पड़ेगा, शिक्षण सामग्रियों का यूज़ करना पड़ेगा आपको, है ना। ओके, अब अगला आता है अपना बाल केंद्रीकरण पर ध्यान, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं अपन, चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं? जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, शिक्षण जो विधियाँ होती हैं दोस्तों, क्या होती हैं? शिक्षण विधियाँ, वो कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, बच्चों को केंद्र पर मान करके होनी चाहिए। जैसे खेल कूद विधि होती है, प्ले वे मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, अभी चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे, मेथड्स को अपने पढ़ भी लिया है वैसे, है ना। टीचर को यहाँ पर हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना भाई। क्या होना चाहिए? टीचर को यहाँ पर सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, है ना भाई। तो मान लीजिए अगर टीचर सक्रिय नहीं है यहाँ पे, है ना भाई, टीचर अगर सक्रिय नहीं है और डायरेक्ट आ गया क्लास में, चलो भाई मैं उबा से ले रहा हूँ, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको पेडागोजिकल अप्रोच के अंदर, ठीक है, आज हम शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध को देखेंगे, चलो ये विषय का ज्ञान हो गया। एक टीचर को विषय का ज्ञान होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस भी होनी चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता होनी चाहिए, बाल केंद्रीकरण पर ध्यान होना चाहिए, और एक्टिव और इनएक्टिव का भी ध्यान रखना चाहिए, इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, गुड टीचिंग मेथड होनी चाहिए, शिक्षक को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। बस 2 सेकंड में काम खत्म। मज़ा आएगा क्या आपको? ऐसे में नहीं आएगा ना।
तो इसमें क्या कहने का मतलब ये है कि बच्चे के साथ साथ में यहाँ पर टीचर को भी एक्टिव होना ज़रूरी है भैया। अगर टीचर भी एक्टिव नहीं होगा ना तो बच्चे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ये पक्की बात है। तो सारी चीज़ किससे कनेक्ट कर रही है? टीचर से कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है टीचर भी लर्निंग कराने में। अगर टीचर एक्टिव नहीं है, सुस्त हो रहा है, सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो लर्निंग कैसे करोगे? लर्निंग ही नहीं हो पाएगी। मीनिंगफुल तो दूर की बात है, लर्निंग ही नहीं हो पाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इंटरेस्टेड उसको होना पड़ेगा, रुचिकर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? रुचिकर होना पड़ेगा। मतलब आपको शिक्षण के अंदर मजा दिलाए, बोरियत फैल नहीं करवाए, है ना, बोरियत फील ना करवाए। कभी ऐसा फील हुआ है आपको मेरी क्लास में आप बोरियत हुए हो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ इस प्रकार के डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाले एग्जाम्पल मैं देता रहता हूँ, तो आपको पता भी नहीं लगता क्लास कब खत्म हो गई है। तो इस प्रकार की इंटरेस्टिंग क्लास बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना। मेरी एक क्या 10 घंटे की भी क्लास हो जाए तो उसमें भी मैं इतनी इंटरेस्टेड बना देता हूँ उस क्लास को कि किसी को समस्या नहीं आएगी, बोरियत फैल नहीं होगा वहाँ पे, है ना। और गुड टीचिंग मेथड का मतलब है यहाँ पे उसको अच्छी शिक्षण विधियाँ टीचर को आनी चाहिए। बच्चों को अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, तो अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड्स आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। मान लीजिए आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा तो टीचर आपको दूसरे तरीके से समझाएगा, मतलब समझाएगा तो जरूरी है। अच्छा ये भी समझ में नहीं आ रहा तो चलो और कोई दूसरा तरीका समझा देते हैं। इस प्रकार से टीचिंग मेथड्स को यूज करना चाहिए। तो गुड टीचिंग मेथड एक टीचर के पास में होना चाहिए। टीएलएम का भी यूज करना चाहिए, टीएलएम का भी, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं ना उनको भी यूज करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं यानी कि शिक्षण को सीखने में जो आपको हेल्प करते हैं ना, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, ठीक है, आपको हेल्प कर रहा है क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आप देख पा रहे हो। जैसे मैंने आपको टीएलएम लिख दिया, ठीक है, आप देख पा रहे हो ना इन चीज़ों को, ठीक है। तो मेरी आवाज़ को आप लोग सुन पा रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर बोर्ड रहता है, चार्ट बने हुए होते हैं, प्रोजेक्टर बने हुए होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं। तो टीचर को इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इनको यूज करने का नॉलेज आना चाहिए। अगर टीचर को इनकी नॉलेज होती है, देखो आपकी जब जॉब लग जाएगी ना तो आपकी इनकी टीचिंग तो आपको इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग, कभी 1 दिन की ट्रेनिंग होगी, कभी 2 दिन की ट्रेनिंग होगी। इन सब चीज़ों को यूज करने के तरीके सिखाए जाते हैं उसमें। टीएलएम जो भी होते हैं उनको यूज करने के तरीके सिखाए जाते हैं, वो इसीलिए होती हैं ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो। जैसे आजकल स्मार्ट प्रोजेक्टर आ रहे हैं, उनको कैसे यूज करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पे। डिजिटल बोर्ड है, वो आपको सभी सारे स्कूल्स के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, आजकल सरकारी स्कूलों में भी आते हैं। तो ट्रेनिंग होने के बाद में टीचर्स जब निपुण हो जाते हैं फिर बच्चों को यहाँ पर सिखाना शुरू करते हैं। तो टेक्नोलॉजी से अवेयर होना पड़ता है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी का ज्ञान टीचर को आना चाहिए। अगर आपको अभी टेक्नोलॉजी नहीं आती है ना, जैसे मान लीजिए आपके रीट का पेपर चलना है ना, तो अगर ये रीट का एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन हो जाए तो आप हाय तौबा कर दोगे, यार हमने तो कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, हम क्या करें, है ना। चलो आप करोगे, चलो रीट में तो देख लोगे, चल क्लिक करना है, आंसर पे क्लिक करना है, चलो वो तो देख लोगे, लेकिन आगे कैसे करोगे? जब टीचर बन जाओगे तब कैसे करोगे, है ना। तो दिक्कत आ जाएगी बाद में। आजकल तो सारा काम आपका ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन काम इतना बचा ही नहीं है। एक पारदर्शिता बनी रहती है, सुचारू रूप से काम होता है। आपको टेक्निकल चीज़ों से अवेयर होना पड़ेगा यहाँ पे, आप समझ गए ये बात। पेडागोजिकल अप्रोच जो है शिक्षा शास्त्री उपागम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड यूज़ कर लो। जैसे मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं, स्कूल होते हैं, जैसे मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया रचनावाद, तो उसके आधार पर आपको बच्चों को शिक्षण देना है। आपको व्यवहारवादी नहीं बनना, मानवतावादी नहीं बनना है, आपको अभी सिर्फ रचनावादी बनना है, रचनावादी बनना है। तो यहाँ पर आपको मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं अलग अलग, उनकी टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षण देना चाहिए बच्चे को, एक टीचर को, ठीक है ना भाई। पर्यावरण का ज्ञान, पर्यावरण का ज्ञान कह दीजिए, या फिर आप लोग कह सकते हो नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का ज्ञान कह दो या नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट कह दो, आप जो चाहें वो कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, पर्यावरण का ज्ञान टीचर को होना चाहिए, एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए? एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई टीएलएम आ गया, ठीक है, मैंने आपको क्लिक कह दिया कि एक प्रोजेक्टर आ गया, क्या आ गया? प्रोजेक्टर आ गया। मान लीजिए कोई स्मार्ट बोर्ड आ गया, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड आ गया, स्मार्ट बोर्ड आ गया, इसके माध्यम से बच्चों को आपको शिक्षण देना है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर आ गया है। आपने देखा होगा जितने भी आपके ज़्यादातर प्लान होते हैं सबसे पहले वो केवीएस के अंदर जाते हैं, केंद्रीय विद्यालयों के अंदर जाते हैं, और इसलिए केवीएस को कहा जाता है लेबोरेटरी कहा जाता है। जितनी भी जो योजनाएं होती है ना सबसे पहले केवीएस के अंदर जाती हैं, वहाँ पर देखा जाता है किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके बाकी के जो अदर स्टेट के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर भी उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है
है ना। तो जैसे मैंने कहा कि स्मार्ट प्रोजेक्टर आ गया, स्मार्ट बोर्ड आ गया, आपके सामने आ गया, तो इसकी नॉलेज आपको लेनी है, इसको चलाना सीखना है, कैसे क्या होता है। अगर आपको इस पर्यावरण की नॉलेज नहीं है कि यार अब तो बच्चों को वो वाला ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं हो रहा है जो आपका चौक वाला होता है, अब तो इस प्रकार के बोर्ड यूज़ हो रहे हैं, बच्चों को पिक्चर दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड अब आ रहे हैं, इनके माध्यम से आने वाले समय में हमें भी आप पढ़ाना है। तो इस चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि आगे जा कर के आप भी पढ़ा सकते हो, ठीक है ना, है ना। तो भगवान आपके लिए ये वाला मौका आपको जल्दी दे। टीचर को यहाँ पर लॉयल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए टीचर को, यहाँ पर ईमानदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी से शिक्षण करवाना चाहिए, ठीक है ना। ईमानदार जो है वो टीचर होना चाहिए, मतलब ईमानदारी दिखानी चाहिए अपने टीचिंग के अंदर। देखो आपने देखा होगा कुछ टीचर होते हैं स्कूल के अंदर सही टाइम पर नहीं जाते हैं, क्या काम करते हैं, वो लेट जाते हैं स्कूल से, स्कूल के अंदर लेट जाते हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं जाते। मान लीजिए सुबह के 7 बजे का समय है, या 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का। ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी स्कूल हैं, ज़्यादातर बायोमेट्रिक्स आ रही हैं अब तो धीरे धीरे, उसका भी समाधान टीचर निकाल लेते हैं, लेकिन कई बारी, है ना। अब बायोमेट्रिक का समाधान निकाल लिया, तो अब नई एक और अप्रोच आ रही है, नया एक रूल आ रहा है, एक और मतलब नियम लेकर के आ रहे हैं कि अब सभी स्कूलों के अंदर टैब आएगा। टैब जो होता है ना, टैबलेट, बड़ी मोबाइल का बड़ा रूप जो होता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही टीचर आएगा फिक्स टाइम पे, एक सेल्फी लेकर के उनके जो सरकारी ऐप है उसके अंदर डालना पड़ेगा, उससे सरकार मतलब आपकी सेल्फी वहाँ पर जाएगी स्कूल के अंदर, मतलब अब आपको कंपलसरी स्कूल के अंदर जाना है, नहीं जाओगे तो आपकी एब्सेंट वहाँ पर 101% लगने वाली है। पहले टीचर क्या होता था, लेट हो जाता था तो, या फिर नहीं भी जाता था ना, तब भी प्रेजेंट लगा दी जाती थी। हेडमास्टर से ऐसे मतलब संबंध हुआ करते थे टीचरों के, क्योंकि कई बार हेडमास्टर भी एब्सेंट होता तो हेडमास्टर की भी लगा दी जाती थी। अब एब्सेंट लगेगी तो सैलरी कटेगी, सैलरी ना कटाने के लिए एब्सेंट वहाँ पर मतलब डोट लगा देते थे, और जब मतलब स्कूल का टाइमिंग एंड होता था तब उसको प्रेजेंट करके चले जाते थे। ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या है ना, कहने का मतलब ये है कि टीचर को जो है वो लॉयल होना चाहिए, टाइम से स्कूल आना चाहिए, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि टाइम खराब करके चले गए, बच्चों के सामने बैठ गए, बच्चों को बोल दिया पढ़ लो रे तुम, मेरे को पता नहीं है ना। सुचारू रूप से शिक्षण देना चाहिए, अपने काम के प्रति वफादारी दिखानी चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, ठीक है। देखो आगे है प्यार और सहानुभूति। तो बच्चों से टीचर का जो है ना इस प्रकार का कनेक्शन होना चाहिए कि बच्चे आपसे प्यार करें, और सहानुभूति भी आपके लिए बच्चों की होनी चाहिए, आपकी सहानुभूति बच्चों के लिए होनी चाहिए, बच्चों की भी आपके लिए होनी चाहिए, और आप भी बच्चों से प्यार करें और बच्चे भी आपसे प्यार करें, ठीक है ना। अब देखो भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो आप सबसे प्यार करता हूँ, आप में से कौन कौन नहीं करते, जरा बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। देखो एक अच्छे टीचर की निशानी होती है कि वो अपने सभी स्टूडेंट से प्यार करता है, ठीक है। एक अच्छे टीचर की निशानी वो यही होती है, चाहे वो स्टूडेंट उसका अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी प्रकार का हो, काला हो गोरा हो, किसी प्रकार का भेद नहीं करता है, चाहे पिछड़े हुए समाज से हो चाहे उभरे हुए समाज से हो, किसी प्रकार से हो, ठीक है। चाहे बच्चा विकलांग हो चाहे कुछ भी हो, मतलब सभी को समान समझता है, प्यार करता है सभी से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा टीचर कहलाएगा। वो एज ए टीचर सभी बच्चे समान होने चाहिए, अपने बच्चों की तरह होने चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे एज के अंदर बहुत सारे बड़े मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिलेंगे मेरे से बड़े, है ना। लेकिन मैं आप सभी को एज ए स्टूडेंट मतलब कह सकते हो कि डील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी छोटे स्टूडेंट मेरे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सब चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई। मैं तो आपको बच्चा ही समझूंगा, मुझे ये नहीं लगता कि आप सभी अधेड़ उम्र के हो, बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसे, है ना। लेकिन मैं आपको हमेशा एक स्टूडेंट की तरह लेता हूँ, कभी ऐसे नहीं लेता कि गुस्सा उस्सा कभी कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपके अंदर सीखने के कोई ना कोई पॉइंट आते हैं, मिसकंसेप्शन आपके बनते हैं। तो ज़्यादा कोई नेगेटिव कमेंट कर देता है, जो कि हालांकि मेरे तो किसी ने आज तक किया नहीं है ऐसा नेगेटिव कमेंट, तो वहाँ पर किसी को धमका दिया, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं होती है ना भाई। आगे आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि अच्छे संचार कौशल। क्या होता है? अच्छे संचार कौशल, अच्छे संचार कौशल की यहाँ पर बात हो रही है। तो अच्छे संचार कौशल की बात, मान लीजिए मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, है ना, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, तो सारी नॉलेज धीरे की धीरे रह जाएगी, चाहे मेरे को कितनी नॉलेज हो। तो क्या फ़ायदा है इस नॉलेज का। तो बोलने के दौरान एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, टीचर को पढ़ाने के दौरान मान लीजिए क्लास के अंदर बच्चों को इंटरेस्ट लाना है, उनको सचेत करना है, तो यहाँ पर टीचर को क्या काम करना चाहिए। उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन थे, एक ऑप्शन मेरे को जो बढ़िया लगा था कि अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करना चाहिए। समझ गए ना तुम, है ना। इस तरह से आप लोगों के शांत हो गए, कान कान खुल गए, क्या हुआ, ऐसे कैसे कह दिया, डरा दिया है भाई।
तो आवाज़ में उतार चढ़ाव करना चाहिए, कभी आराम से बात करनी चाहिए, कभी थोड़ा तेज़ बात करनी, कभी मीडियम, कभी बहुत धीरे, है ना। तो बच्चा क्या काम करता है, ऐसे उसको बच्चा क्यूरोसिटी जागती रहती है बच्चे के अंदर कि सर ने इस पॉइंट के ऊपर बड़ा जोर दिया था यार, है ना। तो मीनिंगफुल लर्निंग भाई आपके एग्जाम में बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखोगे यार मेरी आवाज़ के अंदर चेंज हो गया कि बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट था वो, तो मैंने अपनी आवाज़ में अपनी वेरिएशन लाया, चेंज किया, बदलाव लाया मैं वहाँ पे। मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ तो समझाते जा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछा गया था कि आवाज़ में उतार चढ़ाव करना चाहिए, ठीक है ना भाई। इसके अलावा टीचर को फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से, सोशली रूप से, इमोशनली रूप से फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिट का मतलब है कोई बीमारी ना हो, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा ऐसा बॉडी बिल्डर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। फिट का मतलब है कोई बीमारी ना हो टीचर के, ठीक है। या फिर बुखार हो जाएगा तो मेरा मन नहीं करेगा पढ़ाने का, यार चला कल पढ़ाते हैं, कल भी बुखार हो रहा है, कल भी मन नहीं करेगा। और अगर मैं शारीरिक रूप से फिट हूँ, मान लीजिए मैं नहीं हूँ फिट, मान लीजिए मेरा पेट निकला हुआ है बहुत सारा, हालांकि मेरा तो पेट कभी नहीं निकला भाई आज तक, मैं तो बच करके रहता हूँ, मैं शाम को खाना ज़्यादा नहीं खाता इसलिए मेरा पेट नहीं निकलता है कभी भी, ठीक है। तो और जल्दी भी खा लेता हूँ 6 बजे के आसपास, तो पेट कभी निकलने के चांस ही नहीं होते हैं। कई टीचर जो होते हैं ना बैठे बैठे खा लेते हैं और पढ़ जाते हैं, पेट के ऊपर हाथ फेरते रहते हैं रात के टाइम, देखते हो आप, है ना। मतलब ऐसे गुरुजी जो बड़े वाले गुरुजी है ना, उनके ज़्यादा देखने को मिलता है, पुराने गुरुजी हो गए हैं वो, तो उनके पेट मतलब उनसे चला ही नहीं जाता है, उनका पेट तो दिखता है उनको, मतलब उनके पैर भी नहीं दिखते, इतना बड़ा पेट भी होता है बहुत सारे गुरुजियों का। तो उनके पैरों को देखना चाहेंगे ना वो गुरुजी, तो पैर नहीं दिखेंगे उनके खुद को खड़े होकर के, पेट ही पेट दिखेगा, पेट ढक रखा है सारे शरीर को वहाँ पे। तो ये वाली चीज़ हो जाती है ना। कई बच्चे कह देंगे ना गुरुजी आपको तो पेट ही बहुत बड़ा है, क्या करते हो इस पेट का, कैसे चला जा रहा है आपसे, है ना। तो हेल्थ जो होती है ना ये मेंटली हेल्थ से भी कनेक्ट करती है, क्यों, क्योंकि बच्चे अगर आपसे कहते हैं चिढ़ाएंगे ना आपको, तो वो चिढ़ाने वाला वीडियो देखा था आपने गुरुजी वो गाली देता है फिर गुरुजी उसके अंदर, है ना, वो बड़ा फेमस हुआ था वो वाला वीडियो यार, है ना। तो ये बात है। तो जब बच्चे चिढ़ाएंगे तो टीचर मेंटल तौर पे भी मतलब मानसिक रूप से भी मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा वहाँ पे। तो हेल्थ सही होना ये सही होती है, सही रहना ज़रूरी है। तो विकास के जो भी चारों डोमेन होते हैं ना वो आपस में अंतर संबंधी होते हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे कोग्निटिव हो, चाहे आपका सोशल इमोशनल हो, तीनों के तीनों अंतर संबंधित होते हैं। जैसे किसी ने कहा, मान लीजिए कोई टीचर को किसी बच्चे ने मजाक के रूप में कुछ भी कह दिया, है ना, तो टीचर को क्या है ना, कई टीचर को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, इमोशनली जो है ना वो कंट्रोल्ड होना चाहिए टीचर को, है ना, सभी रूप से कंट्रोल्ड होना चाहिए, है ना। और अगर इमोशनल है तो पेट बहुत मोटा है चलो कह दिया, तो टीचर क्या रेस्पॉन्स देगा, गुस्सा करने के बजाय जो इमोशनली स्ट्रोंग होगा ना टीचर, वो क्या करेगा, अरे बेटा आज ज़्यादा खा के आ गया तो मोटा हो गया, पेट मोटा हो गया, चलो पढ़ो तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो कम कर लेंगे, ऐसी बात है। तो टीचर को सभी रूप से फिट होना चाहिए, है ना भाई। तो ये सब आपके पॉइंट हो गए हैं, आगे की जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे आगे डिस्कस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।